राष्ट्रपति कंप्लीट हो गया था। वो सर बस बता दिया था पढ़ेंगे ऐसा ऐसा क्या क्या आएगा वो पढ़ेंगे, जैसे हमने कुषाण वंश के बारे में बता दिया था वैसे ये भी बता दिया था। ठीक है, अब राष्ट्रपति शुरू करने वाले हैं, अब ध्यान से देखना आप लोग, और इसमें बहुत कुछ हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी दिखाऊंगा आपको मैं, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रीवियस ईयर दिखाए थे। तो ध्यान से सुनना, आर्टिकल अगर मैं बात करूंगा हिसाब से, देखो हमारा जो सिस्टम है ना, राष्ट्रपति जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। क्या होता है? यानी कि कार्यपालिका का प्रधान होता है। देखो सुनो, तीन चीजें हमारे देश में, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेशन यानी कि न्यायपालिका, एक होता कार्यपालिका जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, एक होता न्यायपालिका जिसको जुडिशरी कहते हैं, और एक होता विधायिका जिसको लेजिस्लेशन कहते हैं। ठीक है ना, ये जो एग्जीक्यूटिव होता है, आप लोग जब आपकी नौकरियां लग जाएंगी तो आप एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होंगे। किसका हिस्सा होंगे? एमटीएस भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, और एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में एक बड़ी और खास बात है, अगर आपने अपना काम ईमानदारी से किया तो आप देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये इतिहास में प्रूवन है। जैसे सीवी रम आप ले लो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ले लो। टीचर्स डे किस लिए मनाते हैं हम? तो वो क्या थे? वो प्रेसिडेंट थे ना, वाइस प्रेसिडेंट 2 बार, 1 बार प्रेसिडेंट, है ना, 2 बार वीपी वाइस प्रेसिडेंट थे ना। अच्छा, इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम को ले लो, वो तो किसी फील्ड से नहीं था, फिर भी क्या बन गया वो, है ना। और ऐसे बतेरे एग्जाम्पल, मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, लेकिन लोग यहाँ पे काम ईमानदारी से नहीं करते, शायद इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, तो आपका सीनियर एक्चुअल में कौन होगा? प्रेसिडेंट। एक्चुअल सीनियर वही होगा, उससे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन वो हमारा नॉमिनल हेड है, यानी कि नाम मात्र का हेड है। ठीक है, एक्चुअल हेड कौन होता है पता आपको? प्रधानमंत्री। जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था कि मान के चलो अभी ये छोटे हैं, इनके पेरेंट्स इनको पाल रहे हैं, लेकिन कल को जब ये बड़े हो जाएंगे और पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन ये विद ड्यू रिस्पेक्ट ये पेरेंट्स से ही सारे काम पूछ के करेंगे। एक्चुअल हेड कौन है? डिसीजन चाहे तो ले सकता है बंदा, क्योंकि पैसे तो यही कमा रहा है, लेकिन ये सारे काम किससे पूछ के करेगा? पेरेंट्स से मिलकर। ये हमारा क्या है, इसलिए हमने देखा कि हमारे एक्चुअल हेड तो प्रधानमंत्री है, लेकिन हमारा नॉमिनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट है, सारे काम। अच्छा देखो, ये जो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ना, ये हमने इंग्लैंड से ली है। इंग्लैंड में जैसे महारानी होती है, वैसे ही भारत में क्या होता है? राष्ट्रपति होता है ना। वो वहां काम करती है और ना ये यहाँ पे कोई काम करते हैं। मतलब ये मैं मिमिक्री वाली बात नहीं कर रहा, सच है। मतलब हमारे यहाँ पे एक्चुअल काम। अच्छा, बात बात पे मोदी जी को क्यों याद करते हो, है ना? उसका कारण क्या है? जिस देश में जो एक्चुअल हेड होगा ना, बार बार हम उसी का नाम ले रहे हैं। हम रशिया की बात आती है, पुतिन का नाम क्यों लेते हैं? क्या वहां पे गवर्नर्स नहीं है? क्या वहां पे पीएम नहीं है? सब कुछ है वहां पे, है ना। लेकिन पुतिन जो है, यानी पुतिन कौन है? बेसिकली रशिया का राष्ट्रपति। तो वहां पे एक्चुअल हेड कौन है? राष्ट्रपति। कर्ता धर्ता कौन है? इसलिए बार बार राष्ट्रपति का नाम आ रहा है। जो नॉमिनल हेड होता है उसका नाम नहीं आता, उसके नाम पे सारे काम होते हैं। अब अमेरिका की बात करते हैं, बार बार क्या, जब अमेरिका की बात करते हैं तो हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करते हैं, है ना। 2009 में जब मैं 12th क्लास में था तो उस समय बराक ओबामा बने। 2009 से 2013 4 साल के लिए अमेरिका में राष्ट्रपति, 4 साल के लिए अमेरिका में चुनाव होता है 4 साल पे। तो 2009 से 2013 हो गया, फिर 2013 से 2017 वो 2 बार हुए। यूएस में प्रेसिडेंट कितनी बार इलेक्ट हो सकता है? मैक्सिमम 2 बार। लेकिन भारत में जितनी बार, है ना, अगर पैर कब्र में है तो भी वो इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन एक खास बात है, अमेरिका में एक बार में इलेक्शन, जैसे आपने देखा होगा आपके यहाँ पे जो एमएलए का जो चुनाव होता है उसमें देयर आर लॉट्स ऑफ मेंबर्स, बहुत सारे लोग होते हैं। कोई आम आदमी से, कोई कांग्रेस से, कोई हाथी से, कोई, है ना, चेयर से, कोई रोटी से, पता नहीं कैसे कैसे सिंबल आते, कोई निर्दलीय खड़ा हो रहा है। लेकिन जब प्रेसिडेंट का चुनाव होगा तो मात्र 2 ही लोग खड़े हो सकते हैं, 2 से ज्यादा खड़े ही नहीं हो सकते। बोलो, कुछ कह रहे थे? ठीक है, इसलिए मैंने बोला, वरना मैं भूल जाता। आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। प्रेसिडेंट की बात हो गई, प्रेसिडेंट का पद हमने कहा, हाँ बोलो। मिनिमम एज जो होती है, मैक्सिमम कोई एज ही नहीं है, जितने मर्जी लड़े, है ना। यहाँ पे पॉलिटिशियंस की कोई एज दी ही नहीं है ना। समझदारी वाला डिसीजन है कि नहीं है? अगर कोई आपने चुनाव लड़ा और आप जीत गए यहां से, और एक दिन बाद आपकी सरकार गिर जाती है, आप बाहर हो जाते हो, लेकिन फिर भी आपको वो पेंशन मिलती रहेगी, है ना। इसकी भी चर्चा हमने लास्ट क्लास में की थी, है ना। ये चीज है। आगे आ जाओ, चलो। अब बातों से काम नहीं होगा, काम होगा काम से। देखो सुना, राष्ट्रपति की बात करते गए। राष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया वैसे तो, लेकिन इसके सारे के सारे जो पावर्स है, देखो अमेरिका में भी राष्ट्रपति पावरफुल है। बार बार हम लोग किसका नाम लेते हैं? अभी कौन है अमेरिका का राष्ट्रपति? जो बाइडेन है। लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्रपति है ना गाइस, वो एक्चुअल पावरफुल है, नॉमिनल नहीं है।
लेकिन पद तो हमने अमेरिका से ले लिया कि हेड कौन होगा, राष्ट्रपति, ठीक है ना, लेकिन उसको हमने पावर दिए ही नहीं। पावर किसको दे दिया हमने, इंग्लैंड वाले से ले लिया हमें पावर, यानी कि हमारे यहाँ पे कौन रहेगा पावरफुल, पीएम रहेगा, जो राजा रानी है, कि राजा रानी है जो इंग्लैंड में, वैसे सेम यहाँ पे प्रेसिडेंट की हालत है। काम तो उन्हीं के सारे पे हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कर कौन रहा है, पीएम कर रहा है ना। अच्छा, हमारे और क्या कह रहा है आपका, राष्ट्रपति की शक्ति है, देखो पद ले लिया कहां से, यूएसए से, और पावर्स कहां से ले ली, पावर्स कुछ थी नहीं, ली क्या, है ना। आगे की बात करें, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, सबसे बड़ा होता है, इससे बड़ा कोई नहीं होता है। अच्छा, ये देश का प्रथम नागरिक भी होता है। अगर मान के चलो जनसंख्या होता है, जनसंख्या को क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक, है ना, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, डेमोग्राफी। अगर जनसंख्या का अध्ययन, पॉपुलेशन काउंटिंग होती है जो कि हर साल 10 साल पे होती है, तो इन दैट केस सबसे पहले किसके घर से शुरू होगी, राष्ट्रपति घर से। वो देश का प्रथम नागरिक, उनकी जो वाइफ है वो देश की प्रथम महिला काउंट होंगी, और उनके बच्चे प्रथम काउंट होंगे, ठीक है। आगे की बात, आर्टिकल 52 गाइस, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, कौन से आर्टिकल में लिखा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद राष्ट्रपति की पद की योग्यताएं क्या क्या, देखो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बड़ी कॉमन सी योग्यता है। आप जो गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरोगे उसमें भी लिखा होगा कि कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, और इधर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान और म्यांमार, ऐसा कुछ बोल दिया होगा, या श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, ऐसा, ठीक है। तो हमारे देश में जब देश आजाद हुआ ना, हमने सबसे पहले ये रूल लगाया कि कोई भी बाहर का बंदा यहाँ का नॉमिनल हेड नहीं बन सकता, ना यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब ले सकता है। गवर्नमेंट जॉब किसके लिए, यहाँ के अपने लोगों के लिए, ठीक है ना। लेकिन अमेरिका में ऐसे नहीं है। तभी तो क्या नाम है, ये बराक ओबामा जो कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे यूएस के, बराक ओबामा, है ना। आप भी जाकर के वहां पे गवर्नर बन सकते हो, और भारतीय तो सबसे ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना। हर एक दूसरा जो है ना बंदा कौन होता है, भारतीय ही होता है वहां पे, कनाडा में भी, हाँ जी, ठीक है। तो भारत जो है राष्ट्रपति, ये आर्टिकल्स में आपको सारे अभी एक साथ दिखाऊंगा आपको। भारत की राष्ट्रपति की योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये अंडरस्टूड है, ये आपसे पूछेगा भी नहीं, क्या पता। हाँ 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 हाँ, राजदूत जो होते हैं ना, उनको सैलरी हम नहीं देते, वो उनकी सरकारें उनको यहाँ पे भेजती हैं। और हमारे जो राजदूत हैं, जो वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं, है ना, जितने भी कंट्रीज हैं जहां जहां हमारे अच्छे रिलेशन हैं, ठीक है, जैसे अभी कनाडा के साथ बिगड़े हुए हैं, तो हमारे राजदूत को हम सैलरी देंगे, अपने राजदूत को वो अपनी सैलरी दे रहे हैं, उनको हम तो सैलरी नहीं दे रहे। हाँ, लेकिन एक ना होता है कि जैसे कंट्रीज के बीच में ना अगर एग्रीमेंट होता है, हमारी किसी से बन रही है अगर, ठीक है ना, बनती बिगड़ती रहती है, अगर हमारी किसी से बन रही है तो वो अपने राजदूत यहाँ पे बुला सकते हैं, और हम अपना राजदूत वहां पे रखेंगे। एक इसका ये फायदा, इसके कई फायदे होते हैं। पहला, मान के चलो कोई ऐसा व्यक्ति जो यूएस का यहाँ पे रहता है और उसके साथ प्रॉब्लम होती है, तो वो अपनी एम्बेसी को कांटेक्ट करेगा, एम्बेसी वाला अपनी गवर्नमेंट से कांटेक्ट करेगा, गवर्नमेंट से बात करेगी, है ना, वरना इंडिविजुअल की बात तो कौन ही सुनेगा, ये चीजें। तो जो एम्बेसडर होते हैं गाइस, वो फॉरेनर्स होते हैं, लेकिन वो हमारी सैलरी पे नहीं है, वो उनको गवर्नमेंट जॉब वहां की सरकार ने दिया है। जब मैं कल एम्स से आ रहा था तो मेरे बगल से एक कार गुजरी जिसके ना ब्लू नंबर प्लेट थी। मेरी वाइफ ने पूछा कि ये ब्लू क्यों है, तो ग्रीन तो होता है इलेक्ट्रिक वाला, रेड होता है टेम्परेरी, व्हाइट नॉर्मल होता है, येलो टैक्सी नंबर होता है, ब्लू किसका, तो जिसका ब्लू नंबर प्लेट है समझ लो कि वो एम्बेसडर है, या कोई बड़ा फॉरेन अधिकारी है, इंडिया का नहीं है वो, ठीक है। उसके पास कुछ विशेष पावर्स भी हैं, उसका नंबर भी अजीब होगा, 22 समथिंग करके, ऐसा नंबर भी अजीब होगा, नॉर्मल नहीं होगा कि डीएल से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाए, भारत का नागरिक एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर। देखो एज जो है ना गाइस, एज का आपको ध्यान रखना, एज का क्वेश्चन आता है। और एक चीज और, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य योग्यताएं होनी चाहिए, मतलब कि इसका ना इतना कम से कम, जैसे मान लो मुझे अगर खड़ा होना है प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, तो मुझे लोकसभा से सपोर्ट करने वाले लोग होने चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए, इलेक्टेड हो जाऊं मैं, इतने लोग सपोर्ट करें। दूसरा गाइस, कोई भी लाभ के पद पे ना हो, इसको कहते हैं गाइस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्या कहते हैं इसको, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या पोजीशन ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से सुनना, एक ही साथ 2 सरकारी नौकरी करना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। ये तो इलीगल है ना, कि मान के चलो आप एलडीसी भी कर रहे हो कहीं और। अच्छा, एक लड़का था जो उसकी जॉब लगी 30,000 कोर्ट में, 30,000 में कोर्ट से पहले वो दिल्ली होमगार्ड में जॉब कर रहा था। तो दिल्ली होमगार्ड की जॉब तो नाइट की होती है, उसने सोचा कि मैं, अच्छा दिल्ली होमगार्ड का एक फायदा ये भी होता था पहले के टाइम पे कि आप आधी सैलरी दे दो और आधी आपको घर बैठे मिल जाएगी, समझ लो आप लोग, यानी अपनी सैलरी का आधा हिस्सा आप
दे दो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है होमगार्ड का वो आपको घर बैठे आपको आधी सैलरी आपको दे देंगे, तो फ्री की मिल रही है। तो उसने सोचा ऐसा कि ऐसा कर लेंगे, और उसकी जॉब कहाँ पे लगी? 30,000 कोर्ट में। जब आपका जॉब लग जाएगी तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस आपके घर पे आएगी, आपके नेबर से पूछेगी आपके बारे में। तो उसी के भाई ने, जो उसका कजन है, उसने बोल दिया कि ये तो होमगार्ड की भी नौकरी करता है, और उस लड़के ने उसको छुपा लिया था। तो पुलिस वाले ने उसको फिर चमकाया सही से। ठीक है, ये बहुत बुरा फंस जाते हो इस केस में, ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। ठीक है, कभी भी कुछ नहीं। अगर देखो, जब आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, आपसे जब डीवी का टाइम आपसे पूछा है, कोई केस है आपके पास, अगर कोई भी केस है, चाहे वो कुछ भी है, बड़े से बड़ा या छोटा सा, अगर आपने मेंशन नहीं किया और कल को आपको पकड़ लिया गया, आपको डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, और ऐसा बहुत होता रहता है। ठीक है, एक चीज और, जब तक सिलेक्शन आ जाए किसी को बोलना भी नहीं चाहिए, खासतौर से रिश्तेदारों में। गांव में तो ऐसा होता है, जबरदस्ती का लड़के केस लगा करके और मामला रफा दफा कर देते हैं। ऐसे देखो, यूट्यूब पे ऐसे केसेस मैंने हजारों बच्चों को देखे हैं कि चाची ने केस लगा दिया, उसकी जॉब लगी सीपीओ के थ्रू, चाची ने केस लगा दिया, अब वो जॉब तब से टर्मिनेट हो गया, बाहर ही हो गया। फिर आप कोर्ट केस लड़ो, अगर आपके अंदर है डेलीगेशन तो कोर्ट केस लड़ो, फिर करो महंगे वकील कोर्ट केस में। ठीक है, आगे बढ़ जाए। दिल्ली वालों के लिए फायदा है, आपको कोर्ट केस के लिए सीधे सीएटी जाना पड़ेगा, 12 खंबा रोड पे। सीएटी होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच होती है, हाई कोर्ट से बड़ी। ठीक है ना, और एसएससी के बच्चे ज्यादातर जो दिल्ली में होते हैं वो इसी में केस लड़ते हैं, या डीएसएसबी वाले भी। अपने इंस्टीट्यूट से भी 4 बच्चों ने प्रीवियस ईयर में लड़ा है केस, उनका डीवी हो गया, बच्चों को पता ही नहीं चला कब डीवी हो गया डीएसएसबी का, तो उन्होंने केस लड़ा। ठीक है, तब तक उनका सिलेक्शन केवी वगैरह में कहीं और हो गया, तो उन्होंने केस छोड़ दिया। आगे बढ़ जाए। तो लाभ का बात समझ गए आप लोग, कि जब ये बंदा प्रेसिडेंट बनेगा कोई भी, उस एट द सेम टाइम वो कोई और सरकारी नौकरी, फॉर एग्जाम्पल अभी इस समय कौन है प्रेसिडेंट? द्रौपदी। उससे पहले कौन था? रामनाथ कोविंद। उससे पहले कौन था? प्रणब मुखर्जी। उससे पहले ध्यान से सुना, पहले प्रणब मुखर्जी जब प्रेसिडेंट बने, उससे पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति, बहुत ही एलिजिबल पर्सन। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट हुआ तो उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोस्ट छोड़ना पड़ा। ठीक है ना, तो दो पोस्ट को लेना क्या कहलाता है? हमारा लाभ का पद। आगे की बात करते हैं और क्या क्या है। आर्टिकल 53 गए, संघ की कार्यपालिका की शक्ति। ठीक है, संघ की कार्यपालिका का हेड होता है जी। ठीक है, देखो संघ की कार्यपालिका है ना, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, उसका हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति में ही सारी पावर्स कहां पे जाती? देखो मैंने कहा ना, सबसे पहले आप लगते हो एमटीएस, जो डीएसएस ये सीजीएल का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम देते हो। एमटीएस से ऊपर लगते हो आप एलडीसी, जो आप सीएचएसएल का एग्जाम देते हो। उसके ऊपर लगते हो आप एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो आप सीजीएल का एग्जाम देते हो। और एएसओ से ऊपर लगते हो तो आप एसओ लग जाते हो। इसके बीच में एक और पोस्ट होती है, यूडीसी भी होती है। ठीक है, एसओ लग जाते हो, फिर आप डीडी लग जाते हो। अब ध्यान से सुनना, अगर आप एमटीएस का एग्जाम दोगे तो आप यहां सेलेक्ट हो जाओगे, अगर आप 10+2 वाला दोगे तो यहां हो जाएगा, सीजीएल वाला दोगे तो यहां हो जाएगा। जब सीजीएल वाला दोगे तो आप रिटायर होगे डीडी के पेस पे। लेकिन जब आप यूपीएससी आईएएस का एग्जाम देते हो, आपकी शुरुआत ही यहीं से हो जाती है। यानी जब आप सीजीएल के पोस्ट से आप रिटायर होते हैं, वहां से यूपीएससी की क्या हो जाती है? शुरुआत। तो वो स्टेट में रहता है, लेकिन पोस्टें ऐसी रहती हैं कुछ कुछ। ठीक है, हाँ ये कह रहा था मैं, आगे की बात करता। तो हमारे संघ की कार्यपालिका का कौन हेड होता है? प्रेसिडेंट। और सारी पावर्स किस में होती है? प्रेसिडेंट में ही इंक्लूड होती है। ठीक है ना। अच्छा, प्रेसिडेंट या तो खुद काम करेगा या अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाएगा। उसका सबऑर्डिनेट कौन कौन है? उसका सबऑर्डिनेट देखो मैं बताता हूं, उसका सबऑर्डिनेट कौन। देखो एक्चुअल में ये सब सिस्टम तो बनाया है, लेकिन आपको पता है एक्चुअल हेड कौन है? देखो सिस्टम ऐसे काम करता है, प्रेसिडेंट हो गया नॉमिनल हेड, लेकिन फिर भी उसको रखा इज्जत के तौर पे। प्रेसिडेंट से नीचे प्राइम मिनिस्टर, जो लेजिस्लेटिव के थ्रू चुन के आता है, चुनाव लड़के आता है। ठीक है ना, चुनाव लड़के तो प्रेसिडेंट भी आता है। भारत जो है कि गणतंत्र राज्य है ना, गणतंत्र रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? ऐसा देश जहां का मुखिया कभी भी इलेक्शन से ही आएगा। ठीक है ना, ये बात हमने लास्ट क्लास कभी फर्स्ट क्लास में डिस्कस की थी कि जिस देश के पासपोर्ट पर लिखा हुआ रिपब्लिक ऑफ समथिंग, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान या जो भी, उस देश में समझ जाना कि वहां का जो हेड है वो इलेक्टेड हेड है ना, मतलब किंगशिप नहीं है। जैसे आप यूएई का पासवर्ड देखना, वहां नहीं लिखा रहता है रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात, वहां पे सीधे लिखा रहता है यूनाइटेड अरब अमीरात। यहाँ पे रिपब्लिक वर्ड यूज नहीं करते। तो यहाँ पे क्योंकि वहां पे किंगशिप है, वहां पे राजा वाला सिस्टम है, वहां पे चुनाव नहीं होता। हालांकि चाइना वाले भी रिपब्लिक लिखते हैं, लेकिन ये इनका फर्जी रिपब्लिक है। चाइना में भी डेमोक्रेसी नहीं है, आप वहां पे गवर्नमेंट को गालियां नहीं दे सकते।
लेकिन लोग यहाँ पे मोदी को देते हैं, केजरीवाल को देते हैं, या किसी को डेमोक्रेसी यहाँ पे देते हैं। आप कभी चाइना में देखो, जाके देखो, अलीबाबा का जो फाउंडर था ना, उसको 6 महीने गायब रखा था, ठीक है ना, और उसकी पोजीशन वैसी है जैसे अंबानी की पोजीशन इंडिया में है। आप अलीबाबा एशिया में ना, अलीबाबा का जो फाउंडर है जैकमा, उसकी रैंक है अच्छी खासी वेल्थ में, और उसको गायब कर दिया, उसने सरकार के अगेंस्ट बोला था, और आने के बाद उसने ये भी नहीं बोला कि मैं कहाँ था, कैसा था, क्या था, सब नॉर्मल कूल था एकदम, ठीक है। आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत में सरकार के जितने भी काम होते हैं वो किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। लेकिन ये क्या होता है? सिर्फ नॉमिनल हेड होता है। एक्चुअल हेड कौन होता है? एक्चुअल हेड होता है पीएम, या फिर जो उसका कैबिनेट होता है ना पीएम का, या तो पीएम होता है या फिर क्या होता है उसका मंत्रिमंडल। अब मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, देखो जैसे पीएम अकेला है तो व्यक्ति देश नहीं संभालेगा, है ना। इतिहास भी उठा के देख लो, वही राजाओं के नाम देखो, अशोक का नाम सुना आप लोगों ने, अकबर का नाम सुना आप लोगों ने, चंद्रगुप्त का नाम सुना आप लोगों ने। ये वो लोग हैं गाइस जिनके ये राजा महान इसलिए हैं क्योंकि इनके दरबारी महान है। अशोक के पास 9 रत्न है ना, शिवाजी के पास अष्टप्रधान है ना। तो जिसका कैबिनेट अच्छा होगा, है ना, उसके लोग अच्छे होंगे, और कैबिनेट में वो उन्हीं लोगों के होंगे जो पूरे हमारे देश के जो सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट लोग होंगे, जो एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट हुए होंगे, जैसे यूपीएससी का एग्जाम। तो कोई व्यक्ति अगर एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट हो रहा है तो उसको देश की सबसे हाईएस्ट पोस्ट सेक्रेटरी वाली रैंक मिलती है ना। सेक्रेटरी एक दिन में 50 बार पीएम से बात करता है, अपने राय देता, अपने विचार देता, अपने विचारों को आगे एग्जीक्यूट कराता है ना। तो ये जो नौकरियां हम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के बाद समझो आप लोग किसी भी डिपार्टमेंट का हेड होता है। रेलवे का हेड कौन होगा? एग्जीक्यूटिव। जो रेलवे का क्या होगा? आपका सेक्रेटरी होगा, रेलवे का सेक्रेटरी होगा, या फाइनेंस का सेक्रेटरी होगा, है ना, और भी बहुत सारे, ठीक है। आगे की बात करते हैं। रक्षा बल, जितने गाइस हमारे फोर्सेस होते हैं, चाहे वो इंडियन हो, आर्मी हो, नेवी हो, या फिर एयरफोर्स हो, उनका हेड भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है गाइस, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। और अच्छा, आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 गाइस, इसको ना 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक होता है कार्यपालिका प्रमुख और एक है रक्षा बल प्रमुख, ठीक है। मतलब कि राष्ट्रपति जो होता है वो एग्जीक्यूटिव का भी हेड होता है और डिफेंस फोर्सेस का भी हेड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज। ये शब्द याद रखना, अभी जो क्वेश्चन आज के मैंने राष्ट्रपति के रखे हैं उसमें ये वर्ड आया हुआ है इलेक्टोरल कॉलेज को, मतलब उसको कंप्लीट कराने के लिए, राष्ट्रपति का इलेक्शन कंप्लीट कराने के लिए क्या है? एक पूरा का पूरा मंडल है, एक पूरा का पूरा इलेक्टोरल कॉलेज है। अब इसमें क्या क्या आता है ध्यान से देखना आप लोग। आर्टिकल 54 गाइस के अनुसार राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा उसमें निम्न शर्तें आती हैं। क्या क्या? पहली बात तो आर्टिकल 54 जो है वो किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड है ना, इलेक्शन से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना आपको। और आर्टिकल 55 गाइस इलेक्शन के प्रोसेस से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये बोल दिया इलेक्शन होगा, आर्टिकल 55 में लिखा क्या क्या प्रोसेस है। अब ध्यान सुनो, राष्ट्रपति के चुनाव में गाइस जितनी लोकसभा जो होती है, राज्यसभा होती है, और जितने भी, देखो कईयों को क्लियर नहीं होगा ये बात, ध्यान से सुनना आप लोग। हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, टोटल हो गए 36, ठीक है ना। अब एक फॉर एग्जांपल मैं 1 मिनट के लिए यूपी का एग्जांपल लेता हूं। यूपी का एक स्टेट है, यूपी के अंदर अंदर सिर्फ उस राज्य के अंदर अच्छा, यूपी का इस समय सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो वो जो कानून बनाएंगे वो यूपी के ऊपर वैलिड होगा, उसका बिहार से लेना देना नहीं है, उसका दिल्ली से लेना देना नहीं है। बिहार वाले जो कानून बनाएंगे उसका बिहार से लेना देना होगा, एमपी वाले एमपी से, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र से, हर राज्य का अपना अपना है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, ये जो राज्यों में जो कानून बन रहा है इसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, है ना, यानी कि राज्य की विधानसभा, ठीक है ना। और ऐसे ही गाइस पूरे देश के लिए, अच्छा देखो, अब मान लो कोई कानून बना तो हर राज्य अपना अपना पास करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हमने पूरे देश के लिए भी एक अलग से एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई है जिसको हम लोग संसद कहते हैं, ठीक है ना। तो पूरे संसद किसी लिए कानून बनाता है? पूरे के पूरे देश के लिए। वो जो कानून बनाएगा उसके लिए फिर राज्यों को अलग अलग पास करने की जरूरत नहीं, बिल वो एक ही बार पास करेगा और पूरे देश पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब जो संसद है जो कि पूरे देश की क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके 2 हिस्से हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं गाइस, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, ठीक है। और राज्यों में क्या होता है आपका? राज्यों में विधानसभा होती है, जैसे यूपी की विधानसभा, ठीक है ना, बिहार की विधानसभा, हर राज्य में एक विधानसभा होती ही है, ठीक है ना। लेकिन देखो जैसे संसद के 2 हिस्से हैं, एक है लोकसभा और एक है, ऐसे ही कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं गाइस जिसमें ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे यूपी की आबादी कुछ कुछ ऐसी है जैसे कि 22-25 करोड़ होने जा रही है, लगभग 22-25 करोड़ के आसपास। कुछ टाइम बाद तो ऐसा होगा कि पहले यूपी आएगा, फिर इंडिया आएगा, फिर चाइना आएगा, ठीक है, उस हिसाब से आबादी बढ़ रही है। अब ध्यान सुनना आप लोग, मैंने कहा
एक चीज और, ये जितने भी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जितने भी ये सब चुनाव होना होता है ना, इनमें जो सीटों का जो बंटवारा होता है, ये एरिया वाइज नहीं होता कि कौन सा इलाका कितना बड़ा है, ये होता है पॉपुलेशन वाइज। ठीक है ना, ये किसके आधार पर होता है? तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में कौन आगे है? यूपी। ठीक है ना, जबकि एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान, है ना। अगर एरिया वाइज होना होता तो सबसे ज्यादा सीटें कहां पे होती, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें कहां पे आपको पता है? विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें यूपी में है, लगभग 400 समथिंग, 403, 49 कुछ ऐसा होगा, अप्रोक्स मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, लेकिन राजस्थान में सिर्फ 200 ही सीटें हैं। ठीक है, अच्छा यूपी में इतना ज्यादा काम है कि वहां पे विधानसभा के साथ साथ एक विधान परिषद भी है, काम ज्यादा है, इसलिए 2 डिपार्टमेंट खोलती है, जैसे लोकसभा भी और राज्यसभा भी है। लेकिन ये जो विधान परिषद है गाइस, ये हर राज्य में नहीं है, ये वही है जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पे काम ज्यादा है, जैसे राजस्थान में नहीं है, जबकि एरिया वाइज राजस्थान सबसे बड़ा है। तो मैंने कहा एरिया से कोई लेना देना ही नहीं है, हमें किससे लेना देना है? पॉपुलेशन से लेना देना है। हाँ, विधानसभा पूरी की पूरी है 28 की 28 नहीं, केंद्र शासित में सब में आऊंगा मैं अभी, ये सब ये आगे का पार्ट है, प्रेसिडेंट का पार्ट नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, केंद्र शासित में सब में नहीं है, दिल्ली में है, पुदुचेरी में है। ठीक है ना, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, रुक जाओ। आगे की बात करें तो मैं कह रहा हूं गाइस, अब ध्यान सुना, अब बात करें इलेक्शन। पहली बात तो देखो, जो चुनाव होता है, जो हम वोट डालते हैं, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी है ना, जब वो वोट डाल रहे हैं, 2 टाइप की होती है, या तो डायरेक्ट, या जब हम खुद जाके किसी के लिए वोट डालते हैं तो वो डायरेक्ट है, और जो हमने जिसको डाला है वो जाके किसी को वोट डाले वो इनडायरेक्ट है। अब ध्यान सुना, मान के तो जब इस इलाके में एमएलए का जब चुनाव होता है, एमएलए जो होता है वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठता है, एमपी जो होता है वो संसद में जाके बैठता है ना। तो अभी शायद कौन है, योगेंद्र चंदेलिया शायद यहाँ के एमपी है ना। तो उनको जो चुना गया वो कहां पे बैठेंगे? वो पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे। जबकि यहाँ की जो है राखी बिरला, वो कहां पे जाके बैठेंगी? विधानसभा, दिल्ली विधानसभा, जो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगला जो कॉर्नर पे बने नहीं, दिल्ली विधानसभा, वहां पे जाके बैठेंगी। तो राखी बिरला जो कानून बनाएंगी वो किसके लिए होगा? वो सिर्फ दिल्ली के लिए। जबकि जो ये योगेंद्र चंदेलिया जी बनाएंगे, ये किसके लिए होगा? पूरे के पूरे देश के लिए होगा। क्लियर है आपको? आगे की बात करते हैं। अब बात आती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालेगा। पहली बात तो राष्ट्रपति के चुनाव में इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, यानी हम लोग वोट डालते ही नहीं है। तो डालते कौन है? जिनको हमने वोट डाला वो डालते हैं, यानी कि लोकसभा के मेंबर्स भी डालते हैं, जैसे योगेंद्र चंदेलिया जी। अब मान लो 2 लोग खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, कितने लोग खड़े हो सकते हैं? 2। अब वो जिसको सपोर्ट करें, है ना, हम वोट तो उनको डालना है ना, तो वो जिसको सपोर्ट करेगा उसको वोट डालेंगे। इसी प्रकार से देखो, लोकसभा वाले भी वोट डाल सकते हैं, राज्यसभा वाले भी, और विधानसभा वाले भी। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालता है? लोकसभा, राज्यसभा और, लेकिन ये वही लोग वोट अच्छा, अब एक सुनो, आपको पता है राष्ट्रपति के चुनाव में गाइस, ये जो लोकसभा होती है ना, और जो राज्यसभा होती है, और जो विधानसभा, यहां भी लोग वोटिंग से ही पहुंचते हैं। हमने जिनको वोट दिया वो लोकसभा पहुंचे, वो राज्यसभा पहुंचे, और वो राज्यसभा नहीं, राज्यसभा में भी इनडायरेक्ट। देखो सुनो, हम लोग देखो, एक होता प्रेसिडेंट, एक होता वाइस प्रेसिडेंट, एक होता राज्यसभा। ठीक है, ये जो लोग हैं गाइस, इनके लिए, इनको हम वोट नहीं देते। यहां पे डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती, प्रेसिडेंट में इनडायरेक्ट होती है, वाइस प्रेसिडेंट में भी, और लोग राज्यसभा में भी इनडायरेक्ट होती है। कहां पे डायरेक्ट होती है? जो एमसीडी का जो चुनाव होता है, निगम पार्षद वाला, वो डायरेक्ट होता है। इसके अलावा एमएलए का जो चुनाव होता है वो होता है, और जो एमपी का चुनाव होता है लोकसभा का, वो डायरेक्ट होता है। इसमें हम लोग वोट डालते हैं, इसमें हम लोग वोट नहीं डालते। अब देखो सुनो, 3 चीजें, लोकसभा, राज्यसभा, और ये जो 3 जगह देख रहा होगा, जो यहाँ के लोग किसके लिए वोट डालेंगे। लेकिन यहां पे लोग ना 2 तरीके से पहुंचते हैं, या तो वो खुद चुनाव लड़के गए हों, या उनको भी किसी ने भेज दिया हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल सचिन जो है वो क्रिकेट में बहुत पॉपुलर है, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, तो प्रेसिडेंट ने उनका नाम डायरेक्ट नॉमिनेट कर दिया राज्यसभा के लिए, उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। तो सरप्राइजिंगली अगर ये किसी कारण से देश का नाम रोशन कर दे, तो हो सकता कल को नीरज चोपड़ा आ जाए। देखो सुनो, देखो होता क्या है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने साहित्य यानी कि लिटरेचर में, आर्ट में, कल्चर में, साइंस एंड टेक में, या एक्सेट्रा में, किसी भी चीज में भारत का नाम अगर रोशन किया है, तो वो प्रेसिडेंट द्वारा डायरेक्ट राज्यसभा में भेजा जाता है। ठीक है ना। अब एक बात, तो इनकी कल को नौकरी लग जाए राज्यसभा में, एलडीसी की, तो क्या ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालने लग जाएंगे? तो वहां पे तो गार्डनर भी है, वो क्या मैं भी डालूंगा? वहां तो वही वोट डाले जो खुद वोट पाके गया हुआ है ना,
अच्छा, प्रेसिडेंट ने इनको खुद भेजा था, है ना, इन्होंने देश का नाम रोशन किया, प्रेसिडेंट को लगा यार ठीक है इसको भेज देते हैं। तो एक बात बताओ, प्रेसिडेंट ने इनको भेजा है तो कल को ये बंदा भी तो प्रेसिडेंट को फेवर करेगा ना, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के एहसान तले आया हुआ है। इसलिए ऐसे लोगों को शामिल, मतलब दीज पीपल कैन नॉट वोट। ऐसे लोग जो प्रेसिडेंट जिनको भेजता है नॉमिनेट करके, वो लोग वोट नहीं डाल सकते। वोट कौन डालेगा? वो जो खुद चुनाव लड़के आए हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग है पार्लियामेंट, इसमें 36 लोग हैं, लेकिन सिर्फ जो चुनाव लड़के हैं वही वोट डालेंगे। एलडीसी वाला जो नौकरी कर रहा है वो वोट नहीं डालेगा, ठीक है ना। या प्रेसिडेंट जिनको चुना वो नहीं वोट डालेगा। प्रेसिडेंट ने बहुतों को चुना है। सबसे पहले चुना था नरगिस दत्त को, जो कि कौन है? संजय दत्त की मदर, है ना। अब उन्होंने फिल्मों में अच्छा काम किया, उस समय मदर इंडिया ये सब कुछ फलाना ढिमकाना, तो उनको सबसे पहले नॉमिनेट किया, ठीक है ना। ऐसे बतेरे लोग हैं। तो सचिन तेंदुलकर और वो क्या नाम है यार, वो अमिताभ बच्चन की एक्स का, रेखा, ठीक है ना, उसको भी क्या कर दिया, उसको भी नॉमिनेट कर दिया, है ना। ऐसे करके आगे बढ़ जाए, आगे की बात करते हैं। तो आप लोग समझ में आई बात को कि देखो आर्टिकल 54 क्या है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 में कौन कौन वोट देगा? लोकसभा, राज्यसभा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके इलेक्टेड मेंबर्स वोट देंगे, है ना। निर्वाचित सदस्य का मतलब क्या होता है आपका? इलेक्टेड मेंबर। नॉमिनेटेड या वैसे कहीं इधर उधर से गए हुए नहीं, जो खुद चुनाव लड़के पहुंचे वही वोट डालेंगे, और कोई वोट नहीं डाले। आगे बढ़ जाए। और एक चीज और आपको पता है, 1990 तक दिल्ली में एमएलए, ये विधानसभा होती नहीं थी। मतलब दिल्ली जो है वो सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन में आती थी। आप समझो इस चीज को। पूरे देश की संसद कहां पे है? कहां बनी हुई है देश की संसद? दिल्ली में। कल को ये संसद उठा के अगर मैं यूपी में ले जाऊं, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो यूपी पुलिस को अपने अंडर में ले ले। और अगर यूपी पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगी तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट की नहीं सुनेगी। जैसे दिल्ली पुलिस यहाँ के सीएम की नहीं सुनती, वो किसकी सुनती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की सुनती है, ठीक है ना। तो ये पावर होती है। ये भी हमने अमेरिका से लिया, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा। यानी कि अमेरिका की कैपिटल क्या? वॉशिंगटन डीसी, है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो वॉशिंगटन डीसी की जो पुलिस है वो सीधे सीधे जो बाइडेन के अधीन है। उसका उसकी उस स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। समझ पा रहे आप लोग? और कल को अगर ये जो, क्योंकि देखो यहाँ पे पीएम रहता है, प्रेसिडेंट रहता है, इनकी रक्षा करना सीधे सीधे उन्हीं का काम है, तो स्टेट के भरोसे तो देंगे नहीं। आपने देखा होगा कभी कभी रील्स में वायरल होता है कि पीएम मोदी का काफिला रोक दिया, है ना, किसी पुल के ऊपर। एसपीजी ने उसको घेर रखा सिक्योरिटी के लिए। पंजाब में हुआ था ना, बहुत बड़ा बवाल कट जाता अगर पीएम का काफिला रुक जाए तो, ठीक है ना। ये एसएचओ तो बुलाते ही नहीं है, सीधे आईजी लेवल के बंदों को या उससे बड़े लेवल के अधिकारी को बुलाते हैं सीधे सीधे, ठीक है। आगे आ जाओ। तो मैं कह रहा हूं गाइस, देखो दिल्ली और पुदुचेरी में, देखो हमारे पास 28 राज्य हैं, उनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो तो पहले से वोट डाल रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन जो 8 यूटीज हैं गाइस, इसमें दिल्ली और पुदुचेरी के लिए बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली बना था, ठीक है। कब बना था? 1990 में बना था, ठीक है ना। तो 1990 के बाद 2 साल बाद हमने दिल्ली और पांडिचेरी वाले जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ के जो मेंबर है जैसे राखी बिरलान और जितने भी 70 हैं सीट, 70 सीटें है ना पे, उनको हमने अलाउड कर दिया कि वो भी क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट। लेकिन 8 यूटीज में मात्र 2 को, दिल्ली और पांडिचेरी को, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। भाई राष्ट्रपति का ड्यूरेशन कितना होता है? किसी भी उसका 5 साल ही रहता है हमने, ठीक है। आगे की बात करते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अच्छा एक चीज और, राष्ट्रपति का 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, 5 साल के बाद उसको हटना है। लेकिन अगर अगला बंदा नहीं आया है तो वो बना रहेगा, ठीक है ना। तो जब तक, क्या कह रहा है, राष्ट्रपति अपना पद तब तक धारण करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी, है ना, उसका जो सक्सेसर है वो नहीं आ जाता, ठीक है। इसलिए जब प्रेसिडेंट का जो डेट एंड होनी होती है ना, उससे पहले इलेक्शन करा के उस डेट तक रेडी कर देते हैं। आप कभी इतिहास उठा के देखना, अभी हम बैक ईयर के प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट की शायद 23 जुलाई या समथिंग होती है डेट, फिक्स डेट होती है, उस दिन वो रिटायर होता है, उस दिन वो पोस्ट को छोड़ देता है, हर बार फिक्स होता है ये। आगे की बात करते हैं। क्या राष्ट्रपति, अच्छा उपराष्ट्रपति त्याग पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा, ये चलो ठीक है, ये तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रपति जो होता है गाइस, क्या राष्ट्रपति दोबारा से इलेक्शन लड़ सकता है? तो इसका आंसर है कि हाँ लड़ सकता है। मतलब राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर, वो चाहे, जैसे मान लो अगर द्रौपदी मुर्मू चाहे तो दोबारा भी इलेक्शन लड़ सकती है। अमान है ना, कहना यहाँ पे कोई वो रोल नहीं है ऐसा, मतलब कि एक बार लड़ा तो दोबारा नहीं लड़ सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। और कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 57 में। आगे, राष्ट्रपति की शपथ, गाइस ध्यान सुनना,
राष्ट्रपति ही सबको शपथ दिलाता है, लेकिन राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट का जो हाईएस्ट जज होता है वो, ठीक है। तो राष्ट्रपति को शपथ आर्टिकल 60 में है गाइस, ठीक है। और इसको शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो जो भी सीनियर जज होगा, 33-34 जज होते हैं लगभग 35 के आसपास, जो सीनियर जज होगा वो उसको, वरिष्ठ न्यायाधीश उसको शपथ दिलाएगा। अभी करंट में कौन है? ठीक है, संजीव खन्ना तो नए बन गए हैं, है ना। वो बनेंगे शायद अक्टूबर में, पता नहीं किस अक्टूबर को, या शायद बन गया थी। लेकिन जो अभी चल रहे हैं अभी, तो अभी वही है ना हमारे जो डीवाई चंद्रचूड़ है ना, जो यंग से दिखते हैं थोड़े से। ठीक है, आगे बढ़े, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग बाद में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो आप लोग, और भी कुछ यहाँ पे। हाँ ठीक है, ये पढ़ लिया। आगे देखो आप लोग, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया गाइस। देखो सुनो, राष्ट्रपति में डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती, कैसी होती है? इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। ये मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 55 में इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। और ध्यान रख सुनना, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, कि इस इलेक्शन प्रोसेस का नाम है, इसका नाम है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, या फिर इसको कह सकते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इंग्लिश में आप नाम याद रखना, बस नाम का सिस्टम में ये, मतलब ये आपको नाम याद रखना, ऑप्शन में को मिलेगा। हालांकि मैंने जो क्वेश्चन उठाए हैं उसमें मुझे आज कहीं भी ये क्वेश्चन नहीं दिखा है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित मेन चीजें क्या है? राष्ट्रपति का जो भी उम्मीदवार होगा ना, उसको लोकसभा से और राज्यसभा से 50-50 लोग सपोर्ट करने वाले होने चाहिए, ऐसा मान के चलो। यानी 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक बोलते हैं। मैंने कहा इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप ये से याद रखना, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़ा हो रहा है तो उसको 50 सदस्य जो है उसके सपोर्ट में होना चाहिए, 50 मेंबर्स। ये आपको नंबरिंग ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चीज मैंने देखा, आज के मैं जो क्वेश्चन उठा रहा था ना, पहले मैंने क्वेश्चन उठाया उसके बाद नोट्स बनाए हैं। तो जब मैंने क्वेश्चन उठाया तो पूछा राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है, ठीक है ना, 15,000, 1,50,000 तो नहीं है, 15,000 रुपए होती है। यानी अगर आपका राष्ट्रपति के पद से अगर आप हार जाते हो तो आपकी जमानत राशि क्या हो जाती है? हार नहीं जाते एक्चुअली, एक पर्टिकुलर, जैसे देखो सुनो, जमानत देखो पहले तक ये था हमारे देश में कि पहले जमानत राशि नहीं होती थी। तो देखा कोई भी खड़ा हो जा रहा है चुनाव के लिए, तो उसको रोकने के लिए हमने एक जमानत राशि जो है वो डाल दी। जमानत राशि का क्या मतलब होता है? अगर आपको चुनाव लड़ना तो एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा, और अगर आपको टोटल वोट का कुछ परसेंटेज अगर आपको नहीं मिला, 1-2% या 6% आई थिंक शायद, तो आपको वो अमाउंट नहीं मिलेगा, वो भूल जाओ आप, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट में कितना होता है? ये 15,000 के आसपास होता है। आगे की बात करते हैं, आर्टिकल 59, राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या क्या होता है? तो संसद की किसी भी सभा या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। जैसे मैंने कहा कि वो कौन से थे अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, प्रणब मुखर्जी, वो जब प्रेसिडेंट बने तो वो लोकसभा के मेंबर थे ना, तो उनको अपना पद क्या करना पड़ा? तो ऐसा नहीं है, मिस्टर केजरीवाल भी हो सकता है कल को, आपने सुना होगा नीतीश कुमार का भी नाम आता है कभी कभी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति जा रहा है बड़े पद के लिए तो उसको पहला वाला पद क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि अगर ये एलडीसी के लिए सिलेक्ट हो गए तो इनको एमटीएस का पद तो छोड़ना पड़ेगा ना, दोनों एक साथ होल्ड। तो राष्ट्रपति बनने से पहले आपको, जो अगर आप पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का हिस्सा हो, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, कोई भी सभा आपको छोड़नी पड़ेगी, या फिर आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर आप हो, उसका भी पद आपको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, जिस दिन आपको लगे कि ज्वाइन है उससे पहले आपको रेजिग्नेशन देना है यहाँ पे। इवन दो, बल्कि चुनाव में आपका नाम आ गया तभी से आपको रेजिग्नेशन, ऐसा नहीं कि वहां तक तब तो सैलरी उठा रहे हो आप, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आगे की बात है, अच्छा, राष्ट्रपति जब रिटायर होता है ना गाइस, तो ये देश की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आज देखे थे। राष्ट्रपति जब रिटायर होता है तो देश की सबसे बड़ी पोस्ट है, इसलिए हमने कहा ये व्यक्ति जब रिटायर होगा तो कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ है। फिर ये उस पोस्ट की बेइज्जती है अगर वो कोई नौकरी करता है। सिमिलरली ऐसे ही जजेस के साथ भी होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होता है तो वो किसी भी भारत सरकार के अंदर किसी भी पोस्ट पे काम नहीं करता। हाई कोर्ट में गाइस जजेस में होता है, लेकिन वो उस राज्य में होता है, वो अदर राज्य में कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट तो एक राज्य का होता है ना, ठीक है। ये चीज है, हाँ जी। रिटायर होने के बाद ये वायु से जो ट्रैवल होता है, एयर से, ट्रेन से और किसी भी ट्रैवल से, ये फ्री होगा, ये इसी में होता है। प्रेसिडेंट अभी पढ़ेंगे, देखो सुनो, राष्ट्रपति को देखो सुनो, राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए महीना पेंशन मिलती है, महीना 1.5 लाख रुपए महीना पेंशन मिलती है। प्लस में उसको एक पर्सनल असिस्टेंट
एक पर्सनल सेक्रेटरी, ठीक है ना, और 2 और प्यून और क्लर्क, ये सब लोग मिलते हैं उसको यस रिटायरमेंट के बाद, जो उसके साथ रहेंगे। प्लस उसको जो क्वार्टर मिलेगा वो सरकारी होगा, उसका किराया भी सरकार देगी। प्लस वो जहां से चाहे ट्रैवल करे, चाहे वो वायु से ट्रैवल करे, एयर बाय एयर जाए, बाय ट्रेन जाए, बाय रोड जाए, वो सारा कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। उसका हेल्थ मेडिकल सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। क्लियर है? ये क्वेश्चन है आज के, मैं लेके आया हूं ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे की बात करें तो मकान आदि की सुविधा मुफ्त मिलेगी। अच्छा, कोई पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, वेतन संसद के द्वारा, प्रेसिडेंट का जो सैलरी होगी वो कौन तय करता है? पार्लियामेंट। किसी की भी सैलरी, आपकी भी सैलरी पार्लियामेंट ही तय करती है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो वेतन, देखो राष्ट्रपति के वेतन और सैलरी से के लिए ना हमने एक अलग से एक्ट बना दिया है, प्रेसिडेंट सैलरी अलाउंसेस एक्ट 1951। उसी के थ्रू उसको अलाउंसेस मिलते हैं, सैलरी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट के पोस्ट पर ना, तो ड्यूरिंग दैट टाइम उसके सैलरी को कम नहीं कर सकते, वॉर की सिचुएशन में कम कर सकते हैं, है ना, या फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है, इस पर आर्टिकल 360, है ना। तो अगर 360 लग गया तो ध्यान रखना सैलरी तो आपकी भी कम हो जाएगी फिर। ठीक है, अगर किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है और हमें पैसे की क्राइसिस होती है, तो सैलरी कटेगी सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, और उसके बाद कटेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज की। ठीक है ना, तब तक मौज है। ठीक है, आगे की बात करें। अच्छा, दुनिया में भारत में एकमात्र ही आदमी है जिसकी टैक्स सैलरी कैसी है? टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं देना, जबकि आप लोगों को देना है। आगे की बात करें, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? राष्ट्रपति का कार्यकाल रिपीट हो रहा है क्या? रिपीट हो गया। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट। और देखो, अच्छा गाइस, राष्ट्रपति ऐसा एकमात्र पोस्ट है जो कि क्या करता है? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है गाइस, संविधान का संरक्षक। बाकी लोग जब अपना वो पढ़ते हैं ना, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं करके, है ना, एक पढ़ते हैं जब वो इलेक्ट होते हैं, तो इसमें इसका डायलॉग कुछ ऐसा रहता है कि संविधान के संरक्षक के रूप में होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को भी संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, संरक्षक का मतलब उस पर कभी आंच नहीं आने देगा। हालांकि राष्ट्रपति को ना, अच्छा आपको पता है राष्ट्रपति को हटाने का भी प्रोसेस, अगर मान के चलो राष्ट्रपति खुद ही संविधान को अतिक्रमण कर ले, संविधान के को क्या कर ले, उसको नुकसान पहुंचाए कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और हटाने के प्रोसेस का क्या नाम है? इंपीचमेंट नाम है, महाभियोग नाम है। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है, और हटाने का एकमात्र आधार क्या होता है? संविधान का उल्लंघन। हमारे देश में उससे बड़ा कुछ नहीं है। आगे की बात, अगर मान के चलो गाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, तो ध्यान से सुनना, पार्लियामेंट के 2 हिस्से होते हैं गाइस, लोकसभा और राज्यसभा। किसी भी सभा में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, पहली बात तो मान लो किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अगर वहां के लोगों को लगता है, वहां के 1/4 लोगों को लगता है कि ये बंदा सही से काम नहीं कर रहा है, ये वॉयलेशन कर रहा है किसका? संविधान का, तो उस केस में वो जो 1/4 लोग हैं वो एक बिल पास करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करें? महाभियोग की प्रक्रिया कहां पे चलती है? संसद में चलती है, और कहीं नहीं चल सकती। इसमें 1/4 सदस्य द्वारा 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दे देंगे कि आपको हटाया जा रहा, और राष्ट्रपति को उस पर साइन करना होता है, वो बाउंड होता है इस पर साइन करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि देखो कोई भी लॉ तभी इंप्लीमेंट होता है जब राष्ट्रपति साइन करेगा, और राष्ट्रपति जनरली बिल पास होने के बाद एंड में साइन करता है। लेकिन इंपीचमेंट के केस में उसको पहले ही साइन करवा लेते हैं, उसके बाद उसको बिल को वापस लाते हैं और पास कराते हैं लोकसभा से भी, और अगर वो दोनों सदनों से पास हो जाता है अलग अलग, मतलब लोकसभा से अलग और राज्यसभा से अलग, ठीक है, कितनी मेजोरिटी से? 2/3 मेजोरिटी से, तो फिर राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ये डेट याद रखना, 14 दिन, 1/4 से इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन पास होने के लिए कितना चाहिए? मतलब मान के जो सपोज करो लोकसभा में 552 लोग हैं ना फिलहाल, सपोज करो ना 502 को एंग्लो इंडियन को हटा दिया, 552 का 1/4 कितना होगा? 110 मान लो। ठीक है, 110 भी मत मान लो आप लोग, 552 4 एकम 4 3 180 लोग मान लो, सपोज करो 180 मान लेते हैं। ठीक है, अब मान के चलो जितना भी होगा 1/4, उतने लोग ना बिल ला करके ना प्रेसिडेंट को भेज देंगे। बिल पास नहीं हुआ है, 1/4 लोगों को लगता है, मान लो 12 लोग हैं तो 3 लोगों को लगता है कि यार ये प्रेसिडेंट जो है ना ये सही नहीं है, हम 3 ने ही बिल बना के प्रेसिडेंट को भेज दिया, और वो बिल फिर वापस आएगा लोकसभा में। अब 2/3 चाहिए, 12 का 2/3 लगा लो आप लोग, 8 लोगों से बिल पास हो गया तो प्रेसिडेंट को हटना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, इंट्रोड्यूस करने के लिए बिल चाहिए 1/4, कितने दिनों के लिए? 14 दिन पहले ही उसको बताना होगा, और बिल पास होना चाहिए कितने से? 2/3 से, यानी कि 2/3 से पास होना चाहिए।
आगे की बात करते हैं। अच्छा, दूसरा जो हाउस है ना गाइस, वो बिल को जांच कर सकता है, ये सब कॉमन चीज है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर राष्ट्रपति चाहे कि वो अपनी सफाई दे दे, है ना, ठीक है, तो वो चाहे तो अपना फेवर कर सकता है, अपने बारे में बता सकता है कि उसने क्यों किया ऐसा या उसने कोई गलती की है तो, ठीक है। अगर दोनों सेशन से बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पोस्ट से क्या करना पड़ता है, हटना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा गाइस अब देखो ये हट गया, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं जो राष्ट्रपति इसके अलावा है, वो देखो आप लोग। आर्टिकल 112, ठीक है, क्या कहता है, राष्ट्रपति के वेतन कहां से देते हैं, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, सीएफआई से देते हैं। राष्ट्रपति की सैलरी कहां से देते हैं हम लोग, आर्टिकल 112 के थ्रू मिलती है, और जिस खजाने से देते हैं उस खजाने का क्या नाम है, भारत की संचित निधि, ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का खजाना है, ये स्टेट गवर्नमेंट का अपना खजाना होता है, ठीक है। इसको कहते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, जैसे कि मिस्टर केजरीवाल जो अपनी सैलरी ले रहे होंगे या यहाँ के जो गवर्नर ले रहे होंगे वो उससे ले रहे होंगे। सैलरी कितनी होती है इसकी, 5 लाख रुपए महीना होती है, और टैक्स फ्री होती है, कोई भी टैक्स, जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को टैक्स लगता है। सपोज करो अगर आप एएसए इन सीएसएस लग जाते हो सीजीएल के थ्रू, आपकी सैलरी होगी अराउंड 1,10,000 के आसपास इस समय सीजीएल के थ्रू, 10,000 एक्स्ट्रा मिलते हैं सीएसएस वालों को, ठीक है ना। तो आपकी सैलरी टैक्सेबल हो गई, क्योंकि साल का कितना हो गया, 12 लाख हो गया, है ना, शायद 7 लाख पे समथिंग होता है ना, सही है। 7 लाख से ऊपर जितना भी होगा आपका टैक्स कटेगा, लेकिन प्रेसिडेंट का टैक्स नहीं कटेगा। आगे आर्टिकल 143 गाइज, प्रेसिडेंट जो व्यक्ति बनता है वो जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा हो, क्योंकि हमारे देश में पॉलिटिशियन के लिए पढ़ाई लिखाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लॉ के बैकग्राउंड का ना हो, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम या कोई और, है ना। इन दैट केस अगर प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से सलाह ले सकता है, आर्टिकल 143 ऐसा कहता है। लेकिन सलाह ले सकता है, लेकिन उसको माने या ना माने वो प्रेसिडेंट की मर्जी है, वो बाउंड नहीं होता उसको मानने के लिए, क्लियर है। तो ये बोला मैंने कि परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं होता, बाउंड नहीं होता, कौन से आर्टिकल के थ्रू, 143 के थ्रू। आगे की बात, अब देखो प्रेसिडेंट की ना बहुत सारी पावर्स भी होती हैं। प्रेसिडेंट जो होता है ना वो अपॉइंटमेंट्स भी देता है, किस किस को अपॉइंट करता है, वो आपको नाम याद रखने हैं अभी फिलहाल, ध्यान से देखना, ये सिर्फ मोटे तौर पे नाम याद कर। भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है, और प्रधानमंत्री की सजेशन पे क्या, कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। पीएम को कौन, देखो प्रेसिडेंट सबसे बड़ा हेड है, प्रेसिडेंट ही सबको अपॉइंट करेगा, तो पीएम को भी और कैबिनेट मिनिस्टर को भी कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट के जज और जो अदर जजेस होते हैं उनको भी कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। इसके अलावा भारत का जो महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है भारत का, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है ना। इसकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर थी। ये सरकार का वकील है, सरकार को कोई दिक्कत आएगी तो सरकार का फेवर करके जाके कोर्ट में केस लड़ेगा, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन इसकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, लेकिन मैंने कहा कि प्रेसिडेंट तो नॉमिनल हेड होता है, एक्चुअल में कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो नॉमिनेट हो रहे हैं ना ये हालांकि ये तो नहीं, लेकिन ये या कोई भी और छोटी मोटी पोस्ट, ठीक है ना, उसको सलाह पता कौन देता है, पीएम ही बोलता है। जितने भी राज्यों में गवर्नर है उनकी भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसको सलाह कौन देता है, मिसेस किरण बेदी, जो पहली बार मिस्टर केजरीवाल के अगेंस्ट में खड़ी हुई थी, हार गई थी, है ना, और तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट में किसकी सरकार आ गई थी, बीजेपी की, ठीक है। ध्यान से देखना आप लोग, सबसे पहले 2012 में शायद इलेक्शन हुआ था, आई थिंक 2013-14 में, ठीक है, 14 से जस्ट पहले ध्यान से सुना, 14 से जब मोदी की सरकार नहीं आई थी, 14 में पहली बार आई थी ना, मतलब उस कांग्रेस की सरकार चल रही थी, मोदी की आने वाली थी, उससे पहले शीला दीक्षित हार गई। अब शीला दीक्षित तो इस दुनिया में नहीं है, खैर जब शीला दीक्षित हार गई ना केजरीवाल के अगेंस्ट, तो शीला दीक्षित को तुरंत गवर्नमेंट ये कांग्रेस ने गवर्नर बना दिया, किसका, आंध्र प्रदेश में गवर्नर बना दिया उनको, शीला दीक्षित। किसकी सरकार थी, कांग्रेस की। हारने के अगले दिन ही ये प्रोसेस चालू हो गया। तो कांग्रेस की तरफ से पीएम कौन था, सरदार मनमोहन सिंह, है ना। तो पीएम ने भेजा होगा ना किसको, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने तुरंत बना दिया। प्रेसिडेंट मना नहीं करता कभी, अगेंस्ट में नहीं रहता। अगर प्रेसिडेंट को लगता तो वो रह सकता, लेकिन जनरली वो रहता नहीं है, ठीक है। तो महान्यायवादी हो गया। और क्या क्या होता है गाइस, कैग की नियुक्ति, जितने भी हमारे देश में पैसा खर्च हो रहा है, जैसे कॉमनवेल्थ में का पैसा खर्च हुआ जिसमें घोटाला हो गया, कोई भी सरकारी खर्चा, उसका ऑडिटिंग कौन करता है, ठीक है। मान के चलो सरकार ने मुझे कहा कि आप सी ब्लॉक का स्कूल बनवाओगे, मैंने पैसा खा लिया, ठीक है ना, मैंने वो पैसा खा लिया, तो उसका ऑडिटिंग, अब उसकी जांच होगी। जांच कौन करेगा,
ठीक है, इसलिए इसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन किसके सलाह पे? एक्चुअल में पीएम की। ठीक है, गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अच्छा, जितने भी हाई कोर्ट के जजेस हैं गाइस, या उनके जो सीजीआई हैं, हर एक हाई कोर्ट में अपना भी सीजीआई होता है। ठीक है, तो उसकी भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? पीएम, ये प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अध्यादेश। आपको पता है संसद का काम है कानून बनाना। संसद का क्या काम है? जो पूरे देश के लिए बनाती है। लेकिन संसद में एक्चुअल कौन बनाता है? लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन ये जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, ये तो पूरे देश से चुनाव लड़के आए हैं, है ना। जैसे कोई दिल्ली में ही रहता है, लेकिन कोई तो ऐसा भी होगा जो अंडमान निकोबार से भी आया होगा, कोई लक्षद्वीप से भी आया होगा। उसको वहां जाके अपना इलाका भी देखना है, क्योंकि वो वहां से इलेक्ट होके आया है। तो ये लोग पूरे साल यहाँ पे नहीं बैठे रहते दिल्ली में। ठीक है ना, ये काम करने के लिए आते हैं। और जब ये पार्लियामेंट का जब सेशन नहीं चलता, ये अपने इलाके में वापस चले जाते हैं। और 500 लोगों को वापस बुलाना पॉसिबल नहीं है। तो जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चलता है और देश में अगर कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो उस केस में कौन कानून बना सकता है? प्रेसिडेंट। और उस कानून को कहा जाता है क्या? ठीक है, ऑर्डिनेंस कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? तो आप यूं समझो कि जितने भी एमपीज हैं वो 1 2 3 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 1 2 3 हो जाना मतलब भाग जाना है। 1 2 3 हो जाना मतलब भाग जाते हैं। कहां पे? अपने अपने इलाकों में। तो कौन कानून बना सकता है? प्रेसिडेंट कानून बना सकता है। ठीक है ना, उसको अध्यादेश कहते हैं। लेकिन गाइस ध्यान रखना, इस अध्यादेश के कुछ वो भी हैं, जैसे कि निर्भया वाला केस पता है 2012 का, है ना। 2012 में जो निर्भया वाला केस हुआ था, ध्यान से सुना, तो वो मुझे याद है अच्छे तरीके से। उस समय मैं ना न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट थी मेरी, मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करता था। तो वो घटना थी लगभग 12-13 दिसंबर के आसपास। और पार्लियामेंट का जो सेशन होता है, जो विंटर सीजन होता है गाइस, वो क्लोज होता है 10 दिसंबर के फर्स्ट वीक में। यानी पार्लियामेंट क्लोज हो चुकी थी, सारे जो एमपीज थे वो जा चुके थे। और घटना होती है 16 दिसंबर के आसपास। फिर लोग आंदोलन करते हैं, इंडिया गेट जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। फिर गवर्नमेंट, अब देखो पार्लियामेंट का सेशन दिसंबर में क्लोज हुआ, अब नेक्स्ट सेशन होगा फरवरी में शुरू। लेकिन बीच में इंसिडेंट हो गया, और उस समय इतने इंसिडेंट बढ़ गए थे कि गवर्नमेंट को प्रेशर में आकर के क्या पास करना पड़ा? ऑर्डिनेंस पास करना पड़ा। ठीक है, लेकिन गाइस ध्यान रखना, जब ये ऑर्डिनेंस पास होता है, तो कभी भी जब पार्लियामेंट का नया सेशन शुरू होगा, वो बिल पहले पास करवाना पड़ेगा विदिन 6 वीक्स। अगर 6 सप्ताह में वो बिल पास नहीं हुआ, तो उस बिल को कैंसिल करके वापस से पुराना लॉ एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा। वो अपने आप ही हो जाएगा। बात समझ में आपको? तो अध्यादेश किस आर्टिकल के थ्रू आता है? ठीक है, और कितने हफ्ते में इसको वापस आ जाना चाहिए? 6 सप्ताह में। अगर नहीं आया तो वापस से पुराना एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक चीज और देखो, ध्यान से सुनना आप लोग। जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो राज्य सूची, जो स्टेट के जो मैटर्स होते हैं, उस पर कभी भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। उस पर कभी भी नहीं, राज्य पे राज्य बनाए अपना। ठीक है ना, आगे की बात करते हैं। और क्या है? विधायी शक्तियां। आगे देखो, कुछ इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स भी होते हैं। क्या क्या होता है? देखो, जब कभी भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, वो हमेशा शुरू होगा प्रेसिडेंट की स्पीच के साथ, और हमेशा खत्म होगा प्रेसिडेंट की। तो संसद का सत्र जब शुरू होता है तो उसे आहूत, और खत्म होता है तो उसे सत्रावसान कहते हैं ना। पावर टू समन पार्लियामेंट सेशन, ठीक है, प्रोपिग्यू एंड डिसॉल्व लोकसभा। जब कभी भी शुरू होगा या खत्म होगा या लोकसभा डिसॉल्व होगी, तब तब प्रेसिडेंट की स्पीच आएगी। 86 राष्ट्रपति का अभिभाषण। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति जो है वो स्पीच देता है, कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 86 के थ्रू। ठीक है, चलो 87 पे आ जाओ। राष्ट्रपति का विशेष भाषण है रिलेटेड, इसमें उतना कुछ खास नहीं है। जब कभी पार्लियामेंट का पहला सत्र होता है ना, उसको कहते हैं राष्ट्रपति का विशेष भाषण। ठीक है, अच्छा देखो, आपको पता हर साल ना अलग अलग पार्लियामेंट के 4 सेशन होते हैं। लेकिन मेनली 3 होते हैं, लेकिन 4 भी काउंट होते हैं। सबसे पहला था फरवरी में बजट सेशन। मैंने कहा ना दिसंबर में क्लोज, फरवरी में चालू। तो सबसे पहले क्या आता है? बजट सेशन आता है, जिसमें बजट पास होता है ना। उसके बाद आपका मानसून सेशन आता है शायद, फिर शायद विंटर सीजन आता है, ऐसा करके 3-4 होते हैं। तो जब पहला सेशन होगा ना हर एक साल का, तब क्या होगा आपका? विशेष, मतलब राष्ट्रपति की एक स्पेशल स्पीच आया करेगी। ऐसा 3 ही होते हैं मेनली, वैसे 4 होते हैं, एक और भी होता है शायद इसमें। आर्टिकल 108 गाइस ध्यान से सुना। कभी कभी ऐसा देखो, मैंने कहा कानून पास होता है लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, फिर प्रेसिडेंट उसे क्या करता है? साइन, तो वो कानून बन जाता है। लेकिन कभी कभी सरकार के पास मेजोरिटी नहीं होती है, तो वो लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बिठा करके और बिल पास करा देती है। होता ना, मान के चलो लोकसभा में कम है लेकिन राज्यसभा में इतने कि काम चल जा रहा है, तो दोनों को एक साथ बिठा के कर देगा। लेकिन जब भी ये ज्वाइंट सेशन होगा, वो किसकी परमिशन से होगा? वो हमेशा जो है वो प्रेसिडेंट की परमिशन से ही होगा। ठीक है ना,
लेकिन ध्यान रखना ये ज्वाइंट सेशन गाइस हमेशा सिंपल बिल के लिए होता है। कोई अगर विशेष बिल है, कोई स्पेशल बिल है, या कोई ऐसा बिल है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ रहा है, ऐसे बिल के लिए, छोटे मोटे के लिए हो सकता है, बड़े बिलों में आप ज्वाइंट सेशन नहीं कर सकते, आपको बिल अलग अलग ही पास कराना पड़ता है। आगे की बात करते हैं। संसद के द्वारा जो बिल पास होता है गाइस, वो राष्ट्रपति उस पर साइन करता है ना, अनुमोदन का, तो उसको परमिशन देता है, तब जाके वो कानून बनता है। ठीक है, ये सारा कुछ था। अच्छा, इसके अलावा और क्या आपने पढ़ा? प्रेसिडेंट जो होता है वो तीनों, इसमें बाकी चीजें लिखी नहीं है, मैं वैसे बताता हूं। प्रेसिडेंट जो होता है गाइस वो तीनों ही उसका हेड होता है। किसका? है ना। हालांकि कई सारी चीजें भी पढ़ानी मेरी रह रही हैं, एक मिनट रुक जाओ, चलो मैं बता ही देता हूं। इसका जब मैं पीडीएफ आप लोगों को भेजूंगा ना, तो मैं उसमें आपको सारी चीजें बता दूंगा। बातें नहीं प्लीज भाई। हाँ जी, चलो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, इसमें लिखा नहीं है, वो एक्चुअली बन नहीं पाई थी पीपीटी, लेकिन नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाएगा, नोट्स भेजूंगा ना उसमें भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखो मैंने आपको प्रेसिडेंट की कई सारी पावर्स के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट का अधिकार बता दिया आपको, प्रेसिडेंट की विधायी शक्तियों के बारे में बता दिया आपको, है ना। एक है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये इसकी लीगल पावर है। ठीक है ना। एक है उसकी क्या, अपॉइंटमेंट की पावर, एक है उसकी लीगल की पावर, और एक है उसकी लेजिस्लेटिव पावर। अब देखो आप लोग, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है आर्मी की पावर। सैन्य शक्तियां होती हैं प्रेसिडेंट के पास, यानी प्रेसिडेंट जब चाहे तब तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। आर्टिकल 53(2) तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रधान। इसको लिखना नहीं है, आप लोगों को मिल जाएगा बाइलिंगुअल, आप लोग लिख लेना, तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। टाइम कम है इसलिए भी मैं वैसे लिख रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा देखो हमारे देश में किसी के साथ अगर वॉर हो गया, पाकिस्तान या किसी के साथ भी, तो जब तक प्रेसिडेंट नहीं बोलेगा कि वॉर हो गया, तब तक हम उसको वॉर डिक्लेयर नहीं करेंगे। जब प्रेसिडेंट को बोला, और प्रेसिडेंट को कौन बोलेगा? प्रधानमंत्री, है ना, वही लिख के देगा तभी आगे होगा। देश में अगर इमरजेंसी लगनी है, कोई भी इमरजेंसी, चाहे वो 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, ये भी पावर है प्रेसिडेंट की। ठीक है, 352, 356, 360, है ना, इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था हमने। तो कोई भी इमरजेंसी लगनी हो, वो प्रेसिडेंट ही बोलेगा तभी जाके वो वैलिड होता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। एक है तो गाइस हमारा क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति यानी पावर ऑफ पार्डन। ठीक है, क्षमादान यानी कि पार्डन पावर्स। ठीक है, ध्यान से सुना, आर्टिकल 72 गाइस इंपॉर्टेंट है, बस वही लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन इसके आएंगे। गाइस मान के चलो किसी व्यक्ति को ना डिस्ट्रिक्ट, आपको पता है कोर्ट्स, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। किसी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर मान लो 15 साल की सजा मिली है या सजाए मौत मिली है, ठीक है ना, एक सेकंड, कई ध्यान सुना, अगर किसी व्यक्ति को हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मौत की सजा दे दी, हाई कोर्ट ने भी उसको मेंटेन रखा कि तुझे मरना ही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मेंटेन रखा, तो लास्ट में क्या उम्मीद बचती है? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, अब इससे बहुत सारे आप लोग इंटरनेट पे ना फलाना फलाना वीडियो भी देखते हो। अगर मान के चलो किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हुई है या मौत की सजा हुई है, अगर उसने प्रेसिडेंट के पास अप्लाई कर दिया, प्रेसिडेंट उसकी फाइल रिजेक्ट कर दी, तो उसका प्रोसेस चालू हो जाता फिर उसको फांसी लगाने का। जब तक फाइल पेंडिंग है तब तक उसकी सांसें चल रही हैं। ठीक है ना, अगर प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया तो, हालांकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं,
ठीक है, लेकिन ध्यान रखना प्रेसिडेंट जो माफ करता है गाइज, ऐसे नहीं चलते फिरते किसी को माफ, जिसको कौन रिकमेंड करेगा, पीएम, वो वही माफ करेगा। ऐसे थोड़ी कि तुम्हारे घर का थोड़ी है कि किसी को माफ कर देगा, मान के चलो कि हमारे रिश्ते अच्छे तो माफ कर देगा, पीएम। और राज्यों में गाइज जो जो मिस्टर केजरीवाल हैं, इनकी जो होम मिनिस्ट्री होगी वो रिकमेंड करेगी गवर्नर को। राज्य में कौन माफ करेगा, गवर्नर, है ना। तो यहाँ की जो सरकार गवर्नर को रिकमेंड करेगी, भले यहाँ का जो गवर्नर है वो बीजेपी का है, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन से ही काम हो रहा है। भले ही केजरीवाल ऑन मीडिया वो भले ही बोलते हो मोदी जी ये मोदी जी वो, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन से ही काम हो रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति बन जाएगा, उसकी फाइल जाएगी, है ना। अब यार पता नहीं, तो वकील बताएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना गाइज, पार्डन जो होता है गाइज ये होता है 5 टाइप का। कितने टाइप का होता है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 5 टाइप का। एक होता है आपका पार्डन यानी कि क्षमा, ठीक है। दूसरा होता है आपका पार्डन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ। एक होता है गाइज लघुकरण, इसको बोलते हैं कम्यूट। एक होता है परिहार जिसको बोलता है रिमिशन। रुक जाओ सब बताऊंगा। एक होता है विराम जिसको बोलता है रेस्पाइट। एक होता है प्रविलंबन जिसको बोलते हैं हम लोग रिप्राइव। ध्यान सुना, मैंने बोला कि कौन से आर्टिकल में पार्डन का जिक्र है, आर्टिकल 72 में। कितने टाइप का होता है, जैसे कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करती थी, है ना, उसी प्रकार से प्रेसिडेंट भी 5 तरह के पार्डन कर सकता है। ठीक है, कैसे कैसे पार्डन कर सकता है, ध्यान सुना। कंप्लीट माफ कर दे भाई, पूरी तरीके से माफ कर दिया, कुछ नहीं सजा दी, 1 दिन की भी सजा नहीं होगी उसको। तो जब कंप्लीट माफ कर दे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पार्डन, कंप्लीट पार्डन में आ जाएगा पहले वाले केस में। अगर मान के चलो वो ना सजा की प्रकृति को चेंज कर दे, मतलब उसका नेचर को चेंज कर दे। ठीक है, कैसे नेचर को चेंज करेगा, मान के चलो कि अगर किसी को मृत्युदंड मिला हुआ है तो इसको आजीवन कारावास में बदल दे। ठीक है, तो नेचर को चेंज कर दे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्यूट में आ जाएगा। अगर सजा के नेचर को बदल दे तो वो कॉम्यूट में आ जाएगा। इसके अलावा गाइस ये जो परिहार होता है इसमें गाइस टाइम को कम कर दे। अगर कहा कि 20 साल कैद बामुशक्कत तो उसको 10 साल कर दे। ठीक है ना, तो टाइम को कम कर देना क्या होता है आपका, रिमिशन में आता है। टाइम कम कर देना रिमिशन में आता है। ठीक है, इसके अलावा गाइस एक होता है विराम, यानी कि कुछ समय के लिए होल्ड पे कर दे। मैंने कहा ना, कोई अगर डिसीजन नहीं ले रहा तो समझ लो होल्ड पे ही, एक तरह से तब तक सांसें चल रही थी तो होल्ड पे। मान लो नेक्स्ट पीएम आया और नेक्स्ट प्रेसिडेंट आया, उन्होंने डिसीजन ले लिया, ठीक है, तो होल्ड पे कर देना क्या होता है आपका, ये होता है। ठीक है, एक होता है आपका अस्थायी से रूप से, टेम्परेरी होल्ड करे, परमानेंट होल्ड ना करे। ठीक है, ये आपका परमानेंट होल्ड एक तरह से कह रहे हैं, ये टेम्परेरी होल्ड है आपका। हालांकि ये इतने डिटेल में क्वेश्चन पूछा नहीं है कि मीनिंग क्या है, लेकिन 5 तरह के हैं। ठीक है, नाम आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखो आप लोग, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका। एक है गाइस प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर। प्रेसिडेंट की कौन सी पावर, इमरजेंसी पावर। तो आपको पता है कि आर्टिकल 352 से लेकर के ना आर्टिकल 360 हमारे देश में सब इमरजेंसी ही है। ठीक है, इमरजेंसी आर्टिकल 352 ले लो या 361 भी ले सकते हो, लेकिन हम लोग अपने से देखो सुनो, हम लोग संविधान नहीं लिख रहे हैं, हम लोग संविधान का अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं। वरना सारे आर्टिकल पढ़ने लग जाएंगे तो एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा, एक हम लिख देंगे यहाँ पे 10-20 जो भी है ना। तो हमें बस अपने काम का ही पढ़ना है। तो ये जो इतने 352 में 54 कितने हो गए, 9 हो गए ना तो आर्टिकल्स, लेकिन हमें इसमें 3 पढ़ने, 352, 356 और 360। पहली बात तो ध्यान रखना, कोई पूछे आपसे मोटे तौर पे कि इमरजेंसी कहां से लिए, तो जर्मनी से लिए, लेकिन ये तीनों आर्टिकल अलग अलग देशों से लिए हैं। जो अगर मान के चलो हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हो जाए या चाइना से लड़ाई हो जाए तो पूरे देश पे जो इमरजेंसी लगेगी वो होगी हमारी कौन सी, 352। और ये हमने जर्मनी से लिए। कहां से लिए हमने, जर्मनी से। लेकिन गाइस आपको पता है, मान के चलो कल को यूपी में जो बीजेपी की सरकार है ना, इस समय योगी आदित्यनाथ है, वो सीएम क्यों बने, उनको मेजोरिटी मिली होगी। कल को उनके सारे विधायक बिक जाए, अगर दूसरी पार्टियों से चले जाए, मिल जाए, तो उनकी सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। और उस केस में वहां पे ना सरकार कौन चलाएगा फिर, तो वो गवर्नर जो बिठा रखा है वो चलाएगा। ये पैरेलल सिस्टम इसलिए बना रखा है कि कल को किसी को कुछ हो जाए तो दूसरा वाला संभाले। ये इतनी सारी लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, क्योंकि लोकसभा में अगर कुछ नहीं है तो राज्यसभा संभालेगी, दोनों नहीं है तो प्रेसिडेंट संभालेगा, कुछ नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संभालेगी फिर। ठीक है ना, तो ये 356 हमने कहां से लिया है, ये हमने लिया है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है ना। और ये हमने यूएसए से लिया, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है गाइस। ये कहां से लिया हमने? तो मैंने कहा कोई भी इमरजेंसी, ये आप इंटरनेट में मत देखो यार, आप इंटरनेट में देखो, किताब की बात करते हैं, ठीक है। आप इंटरनेट में जितना कह रहा हूं ना आप उतना मान लो। ये क्वेश्चन आया, देखो मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी अपना चेंज करता रहता हूं कंटेंट। मैं भी कई साल तक तो जर्मनी ही पढ़ा रहा था, फिर मैंने देखा इमरजेंसी कहां लिख दी, ऑप्शन में जर्मनी नहीं था, समझ रहे हो। तो वहां पे ऑप्शन ये वाला दिया हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1935। तो वो किसकी बात कर रहा है? बेसिकली 300। आप ऐसे लोग ना इमरजेंसी, अब गूगल सर्च करो खाली जर्मनी ही आएगा, है ना। लेकिन आपको ये तीनों पे ध्यान रखना है, जो आया मैंने ना उसी हिसाब से पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ है समझने के लिए, ठीक है ना। हमें अपने काम का रखना और पीवाईक्यू से रिलेट करना है, ठीक है। समझ गए आप लोग? 3 टाइप की इमरजेंसी हमारी मोटे तौर पे, जो पूरे देश पर लग जाए, है ना, वो आपका जर्मनी से, किसी पर्टिकुलर एरिया में लग जाए आर्टिकल 356 भारत शासन अधिनियम 1935 से। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज तक कभी नहीं लगी है ना, वो हमने लिया है यूएसए से फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना जी। देखो सुनो, 3 बार लगी है गाइस, ये 3 बार लगी है। पहला लगा है इंडिया चाइना वॉर, ठीक है, इंडिया चाइना वॉर 1962 से 68। दूसरी बार लगा है पाकिस्तान का अटैक, पाकिस्तान के साथ लगी हमारी 71 से 77। और तीसरी बार इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी आंतरिक अशांति के आधार पर, है ना, इंटरनल अनरेस्ट के आधार पर 1975 से 77, ठीक है। अब आप बोलो, ठीक है, आगे बढ़ जाए। तीनों मोटे तौर पे आप समझ गए ना, ये तो उसका पार्ट हो जाएगा आपका हिस्ट्री का। ये इतने साल लगी हुई है। इंदिरा गांधी ने दोबारा क्यों लगाई? भाई इंदिरा गांधी ने, सुनो ध्यान से सुनो, चलो सुन लो आप लोग, सुनो सुनो। एक बार क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा, आम चुनाव, लोकसभा के चुनाव को आम चुनाव कहते हैं। उन्होंने चुनाव लड़ा एमपी से, है ना, और वो बन गई भारत की प्रधानमंत्री, ठीक है ना। किसी एक व्यक्ति को लगा इस भारत में कि इन्होंने जो चुनाव लड़ा उसमें फ्रॉड हुआ है, और उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी कि इन्होंने जो चुनाव लड़ा है उसमें वो फ्रॉड हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंक्वायरी बिठा दी और पता चला कि हाँ फ्रॉड। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इनको तुरंत अरेस्ट, इस देश में राष्ट्रपति, मतलब एक आम एफआईआर लॉन्च कराने में हालत खराब हो जाती है कभी जाना थाने में। आप अगर चोरी की लगाओगे ना कि मेरा फोन चोरी हो गया, ऐसा लगेगा तुम चोरी करके आए होते हैं, सवाल पूछेंगे तुमसे, वो मजाक नहीं है। कभी जाके देखना क्या कर रहे थे वहां पे, इतना टाइम तक वहां पे क्या कर रहे थे तुम, ठीक है। कुछ नहीं लिखेगा, तुम्हें भगा देगा, और एफआईआर भी नहीं लगेगा। एक कोरे कागज पे स्टेटमेंट लिखेगा, बस घर से स्टैंप लगा के दे देंगे। एफआईआर लिखने का मतलब होगा कि आपकी वो घटना रिकॉर्ड हो गई है। और जब एफआईआर अगर लॉन्च होगी तो, और ध्यान रखना, एफआईआर में अगर लिखा ना, मान के चलो किसी ने उनका फोन छीन लिया है, छीनने की नहीं, गिर गया है जी, छीना किसी ने नहीं है ना, चोरी हो, वो शब्द लिखेगा ही नहीं, वो गिर गया है। आप नोटिस करना, एक एक शब्द का बड़ा मतलब मैटर करता हूं वहां पे। अगर तुमने लिख दिया कि छीन लिया है, चोरी हो गई, और एफआईआर में लिख गया ये बात, कागज पे तो तुम्हारा जाने का उस कागज का भगवान जाने क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान के चलो एफआईआर में लिख दिया तो फिर उस पर कार्रवाई होगी, फिर ढूंढा जाएगा, ठीक है, प्रॉपर कार्रवाई होगी फिर वो। इसी स्टूडेंट में एक बच्चा आता था नागलोई से, 7:30 बजे गया, फोन ई रिक्शा से उसका फोन छीन लिया। वो गया मियावाली थाने में जो पीरागढ़ी पे है, क्योंकि वो 4 नंबर के इलाका उधर आता है, ठीक है। और वो लिखे ही ना, यही कहानी थी सारी की सारी, ठीक है। फिर उसका भाई जो था वो बड़ा वाला, वो लॉयर था, तो उसने कहा सर आप मत लिखो, हम लोग कोर्ट में स्टेटमेंट चेंज करा लेंगे अपना। अब चूंकि वकील होता ना, तो पुलिस वाले वकील वाले से भिड़ते नहीं जनरली, ठीक है ना। तो लिखी एफआईआर लिखी गई, किसकी? चोरी की। फिर ढूंढा गया, हालांकि फोन तो भी नहीं मिला, ठीक है ना। लेकिन ढूंढने का प्रेशर बन जाता फिर पुलिस वालों पे, एसएचओ फिर एक्टिव होता है। आगे बढ़ो, देखो क्या कह रहा था मैं, किसके ऊपर कह रहा था यार, किस मैटर पे कह रहा था मैं, इंदिरा गांधी केस में, है ना, कि हाई कोर्ट ने जो है ऑर्डर किया इंदिरा गांधी को अरेस्ट करो। तो इंदिरा गांधी ने कहा यार रुको 10 दिन रुको, है ना, मैं खुद अरेस्ट हो जाऊंगी। 10 दिन में उन्होंने क्या लगाया, फिर ना जज का पता, ना कोर्ट का पता, ना केस का पता। वो व्यक्ति कौन है जिसने वो केस किया था? तो वो थे अभी इस समय ना प्रशांत भूषण, एक व्यक्ति हैं, एसएससी के बच्चों के लिए मसीहा है, क्योंकि एसएससी पे जब भी कोई केस होता था ना, वो बच्चों का केस फ्री में लड़ते थे। एंड ये ऐसे वकील है ना देश के, जैसे राम जेठमलानी, प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, कोर्ट में अगर पैर रख देना तो एक हियरिंग के 1 करोड़ लेते हैं। केस हारो या ना हारो, भाड़ में जाओ, हमें से मतलब नहीं है। तो प्रशांत किशोर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उन्होंने हमारे टाइम पे सारे केस एसएससी के फ्री में लड़े स्टूडेंट्स की तरफ से। आपको नहीं पता, एसएससी इस समय सही काम करे, 2017 तक जितने दिन मैं रहा, भ्रष्टाचार का गढ़ था वो,
कोई एग्जाम टाइम पे नहीं होता था। जो आपको पता है 2013 से मैंने प्रिपरेशन चालू की, मैंने 3 सीजीएल दिए हैं। 2016 में मेरा स्कोर 162 है सीजीएल प्रीलिम्स में, और 2016 के बाद मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया, जबकि उस समय मेरी एज रही होगी शायद 24 साल, है ना। जितने स्कोर पे मैंने छोड़ा है ना उतने पे भाई पहुंच रहे बंदे तो, ठीक है। 3 साल मैंने उस अच्छा सीजीएल जिस साल आता है ना कि उसका नाम उसके साथ लिखा होता है, सीजीएल 2024 2025, उसको उसी साल कंप्लीट करना होता है। हमारे टाइम पे 14 का सीजीएल 16 में हो रहा है, 17 का सीजीएल 19 में हो रहा है। जबकि मैं 2013 से पहले जब आया था तो 2012 तक ये देखता था कि फरवरी में फॉर्म आया और दिसंबर तक इंटरव्यू होके ज्वाइनिंग हो जाती थी, ठीक है ना। तो ये था एसएससी का बीच में सिनेरियो, ये कहानी थी। तो प्रशांत किशोर के फादर ने एक्चुअली ये केस किया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअली कौन से, लेकिन उनका भी किशोर ही नाम था। तो प्रशांत किशोर के फादर थे जिन्होंने ये केस लड़ा था, ये सब कुछ किया था। तो वो लोग थे। इंदिरा गांधी ने क्या किया फिर, ये चलाया। बाद में इस शब्द को ना चेंज कर दिया गया, उसको सशस्त्र विद्रोह में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। आगे चलो, आ जाओ, ज्यादा बातें नहीं करते। गाइस एक और होती है प्रेसिडेंट के बाद, इसको बोलते हैं वीटो पावर। क्या बोलते हैं इसको? मैंने कहा कोई भी बिल लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा से, फिर प्रेसिडेंट पे जाता है। बट प्रेसिडेंट उस पर साइन करने के लिए बाउंड नहीं होता है। प्रेसिडेंट चाहे तो वापस लोकसभा को भेज देगा, फिर और कहेगा कि भाई इसको सुधार करो, इसको ठीक करो। मान के चलो लोकसभा से दोबारा पास हुआ, फिर राज्यसभा, फिर वापस से प्रेसिडेंट, दोबारा से चला गया प्रेसिडेंट पे। अब प्रेसिडेंट साइन करने के लिए क्या उस पर बाउंड होता है। तो राष्ट्रपति के पास ऐसा बाउंडेशन ना हो, राष्ट्रपति के 3 पावर है, जिसको वीटो पावर कहते हैं। एक तो होता है गाइस एब्सोल्यूट वीटो। अच्छा, किस आर्टिकल में होता है गाइस ये? आर्टिकल तो खैर नहीं होता इसमें शायद, आई थिंक रिलेटेड आर्टिकल नहीं होता। वीटो का मतलब ऐसे रोकना होता है गाइस। 3 तरह के होते हैं, इतना ध्यान रखना। एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, एक होता है सस्पेंसिव वीटो, यानी पूरी तरीके से सस्पेंड कर दे वो, और एक होता है गाइस पॉकेट वीटो। ये पॉकेट वीटो जान लो, इसका क्वेश्चन आज मैंने रखा हुआ है, ध्यान से सुनना। प्रेसिडेंट के पास जब बिल जाता है ना, तो प्रेसिडेंट उसको अपनी पॉकेट में रख लेगा अनंत काल के लिए, ना वो आगे भेजेगा कि तुम दोबारा मेरे पर प्रेशर बनाओ, ना कुछ, ठीक है ना। तो जब एक बार क्या हुआ, ज्ञानी जैल सिंह जब थे, ज्ञानी जैल सिंह जब प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, किसके समय में? राजीव गांधी उस समय क्या थे? पीएम थे। राजीव गांधी क्या थे? पीएम थे। तो एक बिल था गाइस, पोस्टल से रिलेटेड बिल था, जो डाकखाने है ना उससे, जिसको उन्होंने पॉकेट विटो का इस्तेमाल करके अपने पास रख लिया था। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ये पूछा कि जब ज्ञानी जैल सिंह जब प्रेसिडेंट थे तो उस समय पीएम कौन था, ये सवाल पूछा था। जबकि पूछना था पॉकेट विटो का सवाल, लेकिन उन्होंने उल्टा ही पूछ लिया था। समझ में आई बात आपको? आगे बढ़ जाए। ये सब कुछ है। देश के पहले राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, डॉक्टर राजनीति में, ठीक है ना। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ठीक है। देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन है? देश के तीसरे भी पूछा हुआ था, ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग? बहुत अच्छा। आज पीवाई क्यों करते हैं। एक वो भी तो होता है कि इसके अंदर ये जो आगे सर बात होगा, इसके अंदर एक क्वेश्चन देखा था, उसके अंदर की लैंग्वेज कौन सी यूज करते हैं? इंग्लिश। सर ये सारे में किसी भी कोर्ट की या लेजिस्लेटिव असेंबली की या पार्लियामेंट की जो लैंग्वेज है गाइस वो इंग्लिश ही होती है। हालांकि स्टेट का मुझे नहीं पता, क्या पता साउथ वाले अपनी लैंग्वेज में करते हो, ठीक है। लेकिन जो सेंटर की जो हमारी असेंबली है, कौन, पार्लियामेंट, उसकी जो लैंग्वेज, उसको जो बिल पास होंगे वो हमेशा किस में होंगे? इंग्लिश में होंगे, ठीक है। और नागालैंड की तो ऑफिशियल लैंग्वेज ही इंग्लिश है। क्वेश्चन मैंने सिर्फ हिंदी में रखे हैं गाइस। और भी एक दो ना, आपको पता है राष्ट्रपति के पद के लिए जो है 2 व्यक्ति खड़े हो सकते हैं। डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति जिनके ऑपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो जब बंदा अकेले ही लड़ेगा तो अकेले ही जीतेगा, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऐसे थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, टाइप ऑफ प्रपोजिशन। इंग्लिश कहां से आ गया? क्वेश्चन ना मैंने हिंदी में रखे हैं, इंग्लिश में आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप वहां से कर लेना, ठीक है। पहला सवाल, देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन है?
उपराष्ट्रपति पूछ लिया, अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये तो पता है नहीं। अरे देश के पहले कौन थे? एस राधाकृष्णन। हाँ उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पूछा है ना। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, जब देश आजाद हुआ ना तो पीएम कौन बना? इतना तो पता है आपको, पता है इस देश में जो भी हेड है प्रेसिडेंट वो तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल कौन करने वाला कौन है? तो पीएम की दोस्ती ना एस राधाकृष्णन से बहुत अच्छी थी, लेकिन तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम अनाउंस हो चूका था, तो जो उनके फ्रेंड थे एस राधाकृष्णन वो नाराज हो गए, तो उनको खुश करने के लिए उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है ना। और चूंकि राजेंद्र प्रसाद का अपना वर्चस्व था तो वो 2 बार रहे प्रेसिडेंट टिल हिज डेथ, है ना। तो इनको एस राधाकृष्णन को प्रॉमिस किया कि आप बनो, मैं आपको बाद में क्या बना दूंगा? राष्ट्रपति। तो पहली बार भी एस राधाकृष्णन, दूसरी बार भी एस राधाकृष्णन, उसके बाद फिर क्या बने वो? तो दूसरी बार क्या आ जाएगा हमारा? ठीक है ना, पहली बार भी वही थे, दूसरी बार भी वही थे ना 10 साल तक। ये फर्स्ट टाइम जो भी बने ना सीएम पीएम, ये सब अपने डेथ तक बने रहे। पहली बार उपराष्ट्रपति बने 5 साल के लिए। हाँ वही तो बता रहा हूँ, उपराष्ट्रपति भी रहे, ठीक है ना। और तीसरी बार ये राष्ट्रपति बन गए, ठीक है ना। अब जवाहरलाल नेहरू की बात करो, जब 15 साल, शायद 11 महीने, आई थिंक 15 साल 11 महीने वो क्या रहे? पीएम रहे। मोदी जी अगर तीसरी बार टेन्योर चल रहा ना, चौथी बार जब जीतेंगे ना 11 महीने तक रहे, तब जाकर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। और वो बंदा तो इसी चाह में कि तोड़ दूं मैं। आगे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो सवाल देखो, कह रहा है जब देश का राष्ट्रपति जब रिटायर होगा, इंग्लिश मीडियम वालों थोड़ा फोकस रहना, देश का राष्ट्रपति जब रिटायर होगा तो कौन सा स्टेटमेंट उसको, कौन सा उसको मिलेगा, सुविधाएं कौन से मिलेंगी गाइस? पहला उसको 2.5 लाख की पेंशन मिलेगी, हाँ 2.5 लाख की पेंशन मिलेगी, मैंने 1.5 लाख बोला था, 2.5 लाख की पेंशन मिलेगी। मैंने कहा था उसको पर्सनल सेक्रेटरी मिलेगा, पर्सनल असिस्टेंट मिलेगा, उसको पर्सनल एक एडिशनल सेक्रेटरी मिलेगा, 2 क्लर्क चपरासी मिलेंगे, 1 लाख का क्या मिलेगा आपको? ऑफिस एक्सपेंस मिलेगा, ये सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके अलावा रेल हवाई स्टीमर जिससे वो जाना चाहे जा सकता है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, आगे की बात करते हैं। नहीं 2.5 कर लेना, ठीक है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, भारत के निर्वाचन में भाग लेने कुछ सदस्यों को डैश कहा जाता है, निर्वाचक मंडल कहा जाता है। यस, इसको देखो प्रेसिडेंट निर्वाचक मंडल कहा जाता है, इन्होंने कंफ्यूजन सा कर दिया है। देखो सुनो, कॉलेज तो इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ इलेक्ट्रोल कॉलेज था, देखो ये कंफ्यूज करने के लिए है, कॉलेज वर्ड लगा के कंफ्यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोल कॉलेज था, निर्वाचक मंडल उसका हिंदी में ट्रांसलेशन था, अगर इंग्लिश में मिलेगा तो आपको इलेक्ट्रोल कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, गलत बताना आपको। Where is president? 241. देखो सुनो, मैंने आपको अभी बताया था ना, देखो लघु का मतलब क्या होता है उसको, है ना, आपको टर्म्स का पता होना चाहिए, इसका बी ऑप्शन होगा गाइस, ठीक है। ये था आपका, नेचर चेंज कर देना होता लघुकरण, ठीक है। परिहार का मतलब क्या होता है? टाइम कम करना। अब इन्होंने परिहार का क्या दिया हुआ वो देखो आप लोग, ये था ना हमारा, गलत सुमेलित है, तो सही तो दिया हुआ है। प्रविलंबन क्या होता है? निष्पादन थोड़े समय के लिए रोक देना, ठीक है। क्षमा नहीं, ये कुछ या तो
हाँ ये ना, ये देखो ये क्या है, मैं बताता हूँ ये क्या कर रहा है। देखो मैंने आपको बताया था परिहार का मतलब मैंने क्या बताया था, टाइम कम कर देना, लेकिन सजा का नेचर चेंज ना करना। ठीक है ना, ध्यान सुना, एक होता है टाइम कर देना कि 20 साल की जगह क्या कर दिया 10 साल, लेकिन अगर इनको सख्त सजा बोलिए तो सजा सख्त ही रहेगी। समझ रहे हो आप लोग इस चीज को? तो मूल जो सजा है ना उसको चेंज नहीं कर रहा, मूल सजा उतनी ही है, लेकिन उसका टाइम कम कर रहे हैं, बस टाइम कम कर रहे हैं, ये चीज है। ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने डीप जाके इसका मतलब पूछा हुआ है। आगे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। हाँ मैंने ये रख दिया, आप लोग देख लेना यहाँ से। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, राष्ट्रपति के महाभियोग के खिलाफ प्रक्रिया, जो इम्पीचमेंट लगता है प्रेसिडेंट के खिलाफ, उसमें कितने लोगों के साइन होने चाहिए? 1/4 लोगों के साइन होने चाहिए, है ना, और वो चाहे तो लोकसभा के हो या फिर कोई मैटर नहीं करता। अगला सवाल, इसमें से कौन बहुमत प्राप्त दल का नेता को सरकार बनाने का आमंत्रित करता है? देखो सुनो, ये जो पीएम, देखो मान के चलो हम सारे लोग चुनाव लड़ते हैं बीजेपी से, ठीक है ना, हमारे पास वोट है टोटल, तो हम लोग सरकार बना सकते हैं। तो हम किसको अप्रोच करेंगे? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ही हम पीएम बनाएगा, और पीएम ही अपने में से किसी को रेलवे मिनिस्टर बनाएगा, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाएगा, किसी को मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स देगा, किसी को इंडस्ट्री मिनिस्टर देगा, कुछ भी देगा, है ना। तो जो मेन मिनिस्टर जो आएगी उसको कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जो भी कहना चाहो आप लोग, है ना। तो ये जो देखो सुनो, जिसको मेजोरिटी मिलती है गाइज, वो किसको अब इन्वाइट करेगा? प्रेसिडेंट को इन्वाइट करेगा, किस लिए? सरकार बनाने के लिए। ठीक है, आगे की बात करते हैं। कौन है जो नॉमिनल हेड होता है? राष्ट्रपति नॉमिनल हेड होता है, एक्चुअल कौन होता है? अगला, कौन होता है तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ? गाइस ध्यान से सुनना, हम दुनिया की ना शायद 3rd एक्टिव आर्मी है, 13 लाख पर्सोनल्स हमारे पास आर्मी के, ठीक है ना, और हम अपनी आर्मी को इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हमें इससे ज्यादा आर्मी की आवश्यकता है, इसलिए हमने आर्मी की और भी चीजें बना रखी हैं, जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ। इनका काम भी क्या है? आर्मी जैसा ही है, लेकिन इनको आर्मी जैसा दर्जा प्राप्त नहीं है। यानी अगर कोई सीआरपीएफ का व्यक्ति किसी आतंकवादी हमले में अगर शहीद हो जाता तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि शहीद का दर्जा सिर्फ किसको मिलता है? आर्मी वाले। क्योंकि हमें यूएन में बताना होता है कि हमने अपनी सेनाओं को नहीं बढ़ाया। हमारे पास 13 लाख आर्मी है, अब हम उसको चाहे तो नेवी में डाल दे, चाहे एयरफोर्स में डाले, चाहे जो मर्जी करे, चाहिए एक और कैटेगरी बना ले हम लोग, अंडरग्राउंड कैटेगरी, अंडरग्राउंड आर्मी बना ले, लेकिन वो रहेगी 13 लाख, उससे ज्यादा इंक्रीज हम तो, लेकिन चाहिए तो और भी, इसलिए हमने बैकअप में ये सब बना रखा है। क्या? आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सब कुछ समझ में बात आपको? आगे की बात करते हैं। और ये जो जिसको जिसको ये जो मेरा नाम बोले अभी, इसको बोलते हैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? जिसका आप लोग फॉर्म भरते हो सीपीओ का, ठीक है। तो ये लोग बड़े परेशान रहते हैं, इनको ना तो इतनी छुट्टियां मिलती है जितनी आर्मी की मिलती है, बहुत सारे इनको प्रिक्विसाइट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। और ये जो सीपीओ वगैरह जो होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, ये प्रेसिडेंट को सैल्यूट नहीं करते, लेकिन ये जो होते हैं गाइस, रिपब्लिक डे में प्रेसिडेंट को ही ये सारा का सारा परेड वरेड दिखाते हैं। और एक होता है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, जो रिपब्लिक डे खत्म होने के बाद होती है ना, वो भी प्रेसिडेंट के लिए होती है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट कह रहे हैं आपका, भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और एक बार राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति ही सबको दिलाता है, लेकिन राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस। अगर यहाँ पर राष्ट्रपति होता तो आंसर चेंज हो जाता, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट वगैरह, कौन सा जो है गाइस राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 जो है उसके चुनाव से संबंधित है गाइस, लेकिन कौन सा आर्टिकल चुनाव की प्रणाली से रिलेटेड है, मतलब प्रोसेस से रिलेटेड है? तो ठीक है 55, 54 में लिखा हुआ है कि चुनाव होगा, बस बात खत्म हो गई। 55 में लिखा है क्या प्रोसेस होगा, इलेक्टोरल कॉलेज होगा या जो भी होगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट, कौन भाग लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, ना कि नॉमिनेटेड, ना कोई और, ठीक है। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, केवल पार्लियामेंट, गलत बात है, इसमें मनोनीत भी आगे गलत बात है। इसका आंसर क्या है? देखो संसद और राज्य के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके निर्वाचित सदस्य आ जाएगा, ठीक है। अच्छा गाइस, यही जब वाइस प्रेसिडेंट का होता है ना तो सारे वोट डालते हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ने उन 12 लोगों को नहीं चुना था जो आर्ट, कल्चर, लिटरेचर में है ना, तो वो उसको तो चुना था किसने? प्रेसिडेंट को ने उसको चुना था, तो प्रेसिडेंट को फेवर करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट से क्या लेना देना है। तो जब वाइस प्रेसिडेंट का जब बात आएगी इलेक्शन की, तो उसमें वो जो मनोनीत वाले हैं, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, सब वोट डालेंगे। हाँ, दो लोग।
कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान के राष्ट्रपति और शपथ का प्रोसेस किसमें लिखा है? इसके ना एक ट्रिक भी आती है, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, इसमें शपथ से रिलेटेड भी है गाइस। आर्टिकल 300 समथिंग, देखा ये इसका ना एक ट्रिक है। प का मतलब है गाइस पद। राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 में। ठीक है, आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति का क्या है? कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। क्या कह रहा है? कार्यपालिका का एग्जीक्यूटिव हेड होता है ना ये। तीसरा हमारा कह रहा है क्या? निर्वाचक। इलेक्शन किसमें है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन से आर्टिकल में है? 54 में। इलेक्शन का प्रोसेस गाइज, निर्वाचन की विधि किसमें है? निर्वाचन की विधि यानी इलेक्शन प्रोसेस किसमें? तो ये क्वेश्चन उसी का था जो पीछे गया अभी। फिर आपका नेक्स्ट है आपका 57 56 कार्यकाल का मतलब क्या हो गया हमारा? राष्ट्रपति कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए। फिर 57 की बात करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो इलेक्शन का होता है ना, इलेक्शन कॉलेज, निर्वाचक मंडल हमने पढ़ा था ना, इलेक्टोरल कॉलेज, वो था हमारा। फिर आपका योग का मतलब राष्ट्रपति की योग्यता 35 साल का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। आगे श का मतलब होता है राष्ट्रपति क्या क्या शर्तें होती हैं वो सब कुछ। इसके अलावा शपथ होता है, तो शपथ कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल आ गया ना आउटपुट, ठीक है, ध्यान रखना, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। इसके अलावा आपका महाभियोग, इम्पीचमेंट, और ये आपका राष्ट्रपति का पुनः पद ग्रहण, पुनः पद ग्रहण, ठीक है, 52 से लेके 62 तक। ये याद है, पकानिको का नियोश समग्र, है ना। प का अब ये बार बार आप रिपीट करोगे ना तो आर्टिकल के जितने भी, प्रेसिडेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में बना लेना भाई, ठीक है, ठीक है। अरे कुछ नहीं करना, आपके जो भी देखो, जैसे मान के चलो ये हमारा पोस्ट है तो पी से शॉर्ट बनाओ आप उसका, है ना, या जो भी है। बाकी ये पीडीएफ भेजूंगा, उसमें देख लेना आप लोग। आगे देखो, नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, क्षमादान किसमें था? आर्टिकल 72। आगे देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? आर्टिकल 52। और देखो कितने देखने रहेंगे, पहले ये बताओ। तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? ओ माय गॉड, तीसरे पूछा हुआ है। अरे जाकिर हुसैन थे? नहीं, जाकिर हुसैन थे? उपराष्ट्रपति पूछा ना हमसे। 321 कंफर्म कर देता हूं मैं। ये आंसर वीवी गिरी था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आप लोग, राष्ट्रपति में महाभियोग कौन सा आर्टिकल? राष्ट्रपति में महाभियोग 61, अभी पढ़ा ना हमने, 61 है। ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड है। अध्यादेश लागू कर सकता है आर्टिकल 123, सॉरी गाइस। राष्ट्रपति जो होता है ना, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं उनका हेड होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का हेड कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन वो खुद नहीं आता, उसके वाइस चांसलर काम कर रहे हैं, समझ रहे आप लोग। और जितने भी सेंट्रल, जो सीयूईटी का जो फॉर्म भरते हैं डीयू का एंट्रेंस देते ना, तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज उनका हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, उसका कुलाध्यक्ष होता है वो। अगला देखो, जब भारतीय डाकघर संशोधन, वो जो बताया था पोस्टल से रिलेटेड बिल आया था, तो पॉकेट विटो का इस्तेमाल किसने किया था? ज्ञानी, उस समय कौन था? पीएम राजीव गांधी, ठीक है ना। जब वोटिंग की एज गाइस 21 से 18 साल की गई थी, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे?
अच्छा, जब वोटिंग की एज 18 से 21 से 18 साल की, पहले वोटिंग कितने साल पे होती थी? 21 साल पे, बाद में कितने पे हो गई? 18 साल पे हो गई। ठीक है, तो उसको किया किसने था पता है आपको? राजीव गांधी ने किया था उसको। किसने किया था? राजीव गांधी ने ही किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, इसका आंसर आर वेंकटरमन होगा गाइस। ठीक है, याद रखना, उसका आंसर आर वेंकटरमन है। ये दूसरी बार की बात है। संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। केंद्रीय कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहले लेबर मिनिस्टर भी रह चुके हैं? कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहले लेबर मिनिस्टर भी रह चुके? इसका आंसर वीवी गिरी होगा वैसे तो। ठीक है, इसको आप लोग क्रॉस चेक कर लें, वैसे इसका आंसर वीवी गिरी होगा। इतना ही है। ठीक है, आज के लिए इतना रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका, आप लोग इसको रिवाइज कर लेना क्वेश्चंस।